आज का ये हमारा पहला लेक्चर है ओरिएंटेशन लेक्चर और आज के जो लेक्चर है हम थोड़ा सा क्वेश्चन और आंसर फॉर्मेट में रखते हैं। जैसे मैं हमेशा पहला लेक्चर ऐसे ही करता हूँ कि क्वेश्चंस आपके मन में जो हो सकते हैं और उसका आंसर मेरे अनुभव से मैं आपको इस लेक्चर में दे दूँगा। फिर इसमें कुछ बाकी रहेगा तो आप मुझे क्वेश्चन व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए या फिर कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि सबसे पहला सवाल सबके मन में रहेगा यही कि नेशनल एग्जिट टेस्ट यानी नेक्स्ट एग्ज़ाम के बारे में क्या है ऐसे। तो देखिए कि नेशनल एग्जिट टेस्ट के बारे में अभी तक तो कुछ ऐसे ज़्यादा जानकारी मेरे पास भी नहीं है। यानी बस इतना ही है कि ये एग्ज़ाम साल में 2 बार हो सकता है, फ़रवरी और अगस्त में। और ये एक मुझे ऐसा लगता है कि नेशनल एग्जिट टेस्ट जो है इतना डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा शुरू के 1-2 साल में तो। क्योंकि देखिए एआईपीटी एक एग्ज़ाम है जिसमें क्या होता है कॉम्पिटिशन क्रिएट होता है, लोगों की रैंकिंग आती है, फिर उसमें कुछ अच्छे स्टूडेंट्स अलग-अलग सीट्स लेते हैं। तो एक कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम है वो और नेशनल एग्जिट टेस्ट एक क्वालीफाइंग एग्ज़ाम है। जैसे समझ लीजिए कि अगर उन्हें बहुत डिफ़िकल्ट निकला एग्ज़ाम और समझ लो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें क्वालीफाई नहीं हो पाए, 1 साल नहीं हुए, 2 साल नहीं हुए, तो उनको भी प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स वो भी कंप्लेन करने लगे कि एग्ज़ाम इतना डिफ़िकल्ट है कि क्वालीफाई नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। तो फिर आगे जाके प्रैक्टिस कैसे करें या फिर समझो रजिस्ट्रेशन हमारा कैसे हो जाएगा ऐसे। तो उतना भी डिफ़िकल्ट वो नहीं रखेंगे ऐसा, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। याद रखें कि दोनों एग्ज़ाम का अभी तक का जो है वो अलग-अलग यानी उसका मोटिव है। एआईपीटी एक क्वालीफाई यानी कंपटीशन क्रिएट करता है और नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा तो सबके लिए है। ऐसा नहीं कि जैसे एआईपीटी एग्ज़ाम कोई देगा, कोई नहीं देगा। लेकिन नेक्स्ट एग्ज़ाम तो सबको देना है, फिर वो एवरेज, बिलो एवरेज सभी स्टूडेंट्स को देना है और साथ में उनको क्वालीफाई भी करना है सबको। तो ऑब्वियसली उसका स्टेटस इतना बहुत डिफ़िकल्ट उसका लेवल नहीं रहेगा। देन दूसरा ऐसा कि कभी भी देखिए कि एग्ज़ाम यानी डिसीजन लेना बहुत आसान होता है। सेंट्रल लेवल पे जैसे एनसीआर एनसीएम ने समझ लिया डिसीजन ले भी लिया। लेकिन एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे सब चीज़ें आने में बहुत टाइम लगता है। तो मुझे नहीं लगता कि 1-2 साल में सब चीज़ें यानी इतना आसान से हो जाएगी। तो उसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए। जैसे-जैसे चीज़ें अपने आप रिवील होती रहेगी, वैसे-वैसे आप यानी हम लोग भी या फिर आप भी अपने प्रिपरेशन में चेंजेस कर सकते हो। फिर इसके बाद में बहुत सारे सवाल आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम के बारे में ये भी रहेंगे कि इस साल नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है कि एआईपीटी के लिए करना है या फिर एआईपीटी रहेगा क्या कि उसको निकाल के फिर नेक्स्ट ही एग्ज़ाम यानी जो नेशनल एग्ज़िट टेस्ट है वही कंटिन्यू होने वाला है। तो अभी तो देखिए इसके बारे में किसी को भी कुछ जानकारी है नहीं और मुझे लगता है कि इवन एमबीबीएस वालों को भी अभी ये नेक्स्ट एग्ज़ाम का अभी तक तो कंफर्म नहीं है। तो हमारा भी वैसे उनके पीछे चलता है। तो मोस्टली नेक्स्ट एग्ज़ाम के बारे में इतना मत अभी सोचिए। जो भी हमारा एआईपीटी का प्रिपरेशन हमारा चल रहा है उसको हम कंटिन्यू करेंगे और अगर समझो उसमें बीच में कुछ नेक्स्ट एग्ज़ाम के बारे में आएगा फिर देखा जाएगा ऐसा है, ठीक है। तो अभी मेरे तरफ से तो मैं इतना ही बोलूँगा कि जितनी जानकारी सबको है ऑल ओवर इंडिया में उतनी ही जानकारी हमें है और इसमें हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हमारे हाथ में उसमें कुछ है नहीं। जैसे समझ लीजिए एनसीआईएसएम नोटिफिकेशन निकाल के जब हर एक कॉलेज हर एक स्टेट में उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगा तब देखा जाएगा ऐसा है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं यही बोलूँगा कि एआईपीटी का तैयारी आप शुरू कर दीजिए, नेक्स्ट एग्ज़ाम के बारे में मत सोचिए ऐसा। देन दूसरा सवाल स्टूडेंट का हमेशा ही होता है कि सर हमारा 4th ईयर का एग्ज़ाम अभी हुआ है और 4th ईयर का एग्ज़ाम समझो हमने जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम अभी हमने जो दिया है, उसमें समझो बैड लक ऐसे हुआ कि हम पास नहीं हो पाए, तो फिर हमारा क्या होगा? यानी हम इस साल का एआईपीटी दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? 2025 का जो एआईपीटी होने वाला है, वो हम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? तो देखिए कि अगर आप फेल भी हो तो भी आप इस साल का एग्ज़ाम दे सकते हो या फिर समझ लीजिए किसी स्टूडेंट का एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, इसके बाद थोड़ा कुछ दिनों के बाद होने वाला है, समझो 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, इवन 6 महीने के बाद भी होने वाला है, तो भी वो लोग दे सकते हैं। इसका कारण क्या है कि जनरली ऐसे रूल होता है कि मैंने पिछले 2 साल से यही चल रहा है कि 31 अक्टूबर 2025 पकड़ लीजिए आपके टाइम पे, ठीक है? 2025 31 अक्टूबर 2025 के पहले अगर आपका इंटर्नशिप कंप्लीट होता है, तो आप इस साल का एग्ज़ाम दे सकते हो। 2025 का जो एआईपीटी होगा, वो दे सकते हो। और उसके बाद में अगर होगा तो फिर आपको 2026 के बारे में सोचना पड़ेगा ऐसे। तो एक सिंपल याद रखें कि अगर समझ लीजिए 4th ईयर का जो एग्ज़ाम अभी आपका हुआ है यूनिवर्सिटी का, वो समझो आप क्लियर नहीं करते हो, आपको फिर से देना पड़ेगा 2 महीने के बाद या फिर किसी-किसी का ऑड बैच होता है, वो अगर समझो 6 महीने के बाद एग्ज़ाम है और इंटर्नशिप समझो थोड़ा लेट स्टार्ट होने वाला है उन लोगों का, तो भी आप दे सकते हो एग्ज़ाम और उस यानी एडमिशन के लिए भी आप एलिजिबल हो। इसका कारण मैंने बोला कि जिन लोगों का 31 अक्टूबर 2025 के पहले इंटर्नशिप कंप्लीट होगा, 4th ईयर नहीं, इंटर्नशिप कंप्लीट होगा, वो लोग इस साल का एग्ज़ाम यानी 2025 का एग्ज़ाम दे सकते हैं। जनरली ऐसा रूल होता है क्योंकि पिछले 2 साल से यही डेट आ रहा है। कभी-कभी ये जो डेट मैं 31 अक्टूबर बोल रहा हूँ, ये भी थोड़ा लेट हो जाता है क्योंकि पिछले 2 साल से पहले का अगर आप देखोगे तो 31 दिसंबर भी उन्होंने किया था। ठीक है? तो ऐसे भी याद रखिए कि ये डेट जो है मैं जो बोल रहा हूँ 31 अक्टूबर,
ये भी कोई ऐसा फिक्स नहीं होता, कभी कभी वो भी आगे जा सकता है। पहले आना बहुत मुश्किल है लेकिन आगे जा सकता है। जैसे समझ लें कि अक्टूबर से आगे जाके नवंबर या फिर दिसंबर भी हो सकता है, लेकिन अक्टूबर से पहले आके अगस्त जुलाई होना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसा है नहीं, वो हो ही नहीं पाएगा। मोस्टली 31 अक्टूबर ही पकड़ लीजिए ऐसा है। तो एक सिंपल ये रूल याद रखिए, तो आपको वो भी आपका डाउट फिर से यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट कुछ पॉजिटिव नेगेटिव चेंजेस के बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो पहला तो मैंने अभी जो बोला कि नेक्स्ट एग्ज़ाम के बारे में अभी हमने डिस्कस किया। दूसरा ऐसा है कि जो एग्ज़ाम प्रीपोर होने के बारे में थोड़ा सी उसकी भी चर्चा चल रही है कि एग्ज़ाम अप्रैल महीने में हो सकता है ऐसा। तो देखिए कि एग्ज़ाम अप्रैल महीने में, इसके बारे में थोड़ा सा मैं अनुभव शेयर करता हूँ मेरा, कि कोविड के पहले एक नोटिफिकेशन आया था जब 2019 का बैच मेरे पास था उस टाइम पे। तो उन्होंने उस नोटिफिकेशन में, वो एनटीए के साइड से ही आता था, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है उनकी वेबसाइट से ही आया था कि एग्ज़ाम इस साल का अप्रैल में होगा। तो बहुत 6 महीने 8 महीने पहले उन्होंने निकाला था वो नोटिफिकेशन। फिर बहुत स्टूडेंट स्ट्रेस में भी रहते थे कि इंटर्नशिप के बाद तुरंत इतने जल्दी एग्ज़ाम होगा तो फिर प्रिपरेशन कैसे करेंगे वगैरह। फिर उसके बाद उन्होंने वो 2-3 महीने के बाद वो हटा दिया। फिर उन्होंने कुछ डेट दिया ही नहीं। फिर जून का एक डेट आगे आगे आ गया। फिर वो कोविड के बाद वो भी थोड़ा आगे सितंबर यानी अक्टूबर तक भी पोस्टपोन होने लगा ऐसा। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने शुरू में जो अप्रैल में एग्ज़ाम का डेट दिया था, वो बाद में उन्होंने वैसे भी हटा दिया था ऐसा। तो एक एग्ज़ाम एकदम अप्रैल में होना भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मेरा ऐसा एक प्रेडिक्शन है कि समझो अभी जो जुलाई तक आ चुका है, समझ लीजिए पहले तो अक्टूबर में गया था कोविड के कारण, फिर सितंबर होने लगा, सितंबर अक्टूबर चल रहा था ऐसा। तो वो अभी जुलाई एंड तक, यानी अगस्त के पहले 1 अगस्त या फिर पहले यानी हफ्ते में चल रहा है अभी का जो करंट डेट है। लेकिन उसको भी थोड़ा सा वो प्रीपोन करके फिर जून तक ला सकता है, ऐसे मुझे लगता है कि जून तक। क्योंकि बीच में समझ लीजिए 2018 का 17 का ऐसा जो एग्ज़ाम था वो जनरली 24 जून 25 जून के टाइम पे होता था उस टाइम पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक लास्ट वीक ऑफ जून में एग्ज़ाम यानी हो सकता है आगे जाके, उतना प्रीपोन हो सकता है। यानी अभी जो चल रहा है कि लास्ट वीक ऑफ जुलाई, उसको थोड़ा और प्रीपोन करके वो लोग जून में भी ला सकते हैं। तो ये थोड़ा मन में रखिए कि एग्ज़ाम प्रीपोन होगा तो कब तक हो सकता है। अप्रैल में लाना भी बहुत मुश्किल है ना, बहुत जल्दी भी एग्ज़ाम लेके फिर क्या करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का इंटर्नशिप भी कंप्लीट नहीं होता। फिर हमारा काउंसलिंग का भी प्रोसीजर बहुत लेट चलता है। तो इसके लिए फिर वो लोग बहुत अप्रैल में इतना प्रीपोन नहीं करेंगे, लेकिन जून तक तो ला सकते हैं ऐसा। तो ये भी याद रखिए कि जून तक एग्ज़ाम हो सकता है ऐसा। इसके बाद में सबसे एक जो जनरली हमेशा हर एग्ज़ाम में चेंजेस होते हैं, उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चेंज हर एग्ज़ाम का यही होता है कि धीरे धीरे एग्ज़ाम जो होता है उसका सिलेबस फास्ट हो जाता है। क्योंकि पहले में शुरू में जब कोई भी एग्ज़ाम आता है तो फिर उसका सिलेबस बहुत छोटा सा उसका एस्पेक्ट रहता है। धीरे धीरे वो बहुत सारे जो रूटीन क्वेश्चन से हट के फिर और डीप क्वेश्चंस आने लगते हैं, और ज़्यादा टॉपिक उसमें इंक्लूड होने लगते हैं। तो वैसे एआईपीटी का भी हो चुका है। क्योंकि पिछले अगर तो कोविड के पहले का अगर आप एग्ज़ाम देखोगे, जब एआईपीटी नहीं था उस टाइम पे बहुत लिमिटेड सिलेबस था। जैसे चरक सुश्रुत पढ़ लिया, वाग्भट भी थोड़ा, वाग्भट भी कोई इतना ज़्यादा नहीं पढ़ता था, काश्यप तो बहुत मुश्किल से कोई पढ़ता था। लेकिन अभी 2020 के बाद जो चेंजेस आ चुके हैं आप देखोगे तो बहुत सारे टॉपिक इसमें ऐड हो चुके हैं। जैसे काश्यप है, शारंदर तो पूछा ही जाता है ऐसा। उसके बाद में आयुष जीके है, रिसर्च स्टैट है, संस्कृत है, इवन घेरंड संहिता जैसे टॉपिक्स जो बहुत रेयर रेयर पूछे थे उस टाइम पे, अभी वो भी पूछने लगे हैं। देन उसके बाद में रिसर्च स्टैट छोड़ के और भी जो टॉपिक है, वैश्य रत्नावली के भी क्वेश्चन आते हैं, भाव प्रकाश के आते हैं, देन माधवनिदान के क्वेश्चन आते हैं, हारित के आते हैं, बेल के आते हैं। तो इतने सारे टॉपिक्स, जैसे लघुत्रय भी ऐड हो चुका है, फिर रिसर्च स्टैट हो गया, आयुर्जी के हो गया, संस्कृत हो गया। पहले ये सब कुछ नहीं था, अभी ये उन्होंने 2020 से ऐड करना स्टार्ट कर दिया है, जिससे जो सिलेबस में है वो सभी के ऊपर क्वेश्चन आने लगे हैं। तो ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चेंज है कि याद रखिए कि आप जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना अच्छा है, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट हो चुका है। कभी कभी स्टूडेंट इसके ऊपर इसके कारण हमारे ऊपर भी नाराज़ हो जाते हैं। उनको लगता है कि इतना सारा सिलेबस ये देते हैं, हमसे कंप्लीट भी नहीं हो रहा है। लेकिन क्या करें, फाइनल एग्जाम में इतना सिलेबस एक्चुअली आ चुका है ऐसे। तो हम लोग भी उतना नोट्स बढ़ाते हैं, हमारे क्वेश्चंस बढ़ाते हैं या फिर लेक्चर्स भी ऐड करते हैं, लेकिन ये आपको करना ही पड़ेगा ऐसा। तो याद रखिए कि पहले जैसा भी एआईबीटी नहीं रहा या फिर एग्ज़ाम नहीं रहा, सिलेबस बहुत वास्ट हो चुका है। आप बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट 8-9 टॉपिक, ऑलमोस्ट 10 टॉपिक तो इसमें ऐड हो चुके हैं। जैसे मैंने बोला कि हारित है, भेल है, वैश्य रत्नावली, माधवनिदान, रिसर्च स्टैट, आयुष जीके, संस्कृत, ऐसे बहुत सारे घेरंड सहित अगर जो जो मैंने बोला टॉपिक वो सभी इसमें ऐड हो चुके हैं। तो इसके ऊपर क्वेश्चंस हर साल आने लगे। तो ये भी आपको मन में रखना है कि प्रिपरेशन जल्दी क्यों स्टार्ट करें, बिकॉज सिलेबस पहले जैसा नहीं रहा, बहुत वास्ट हो चुका है और उसको कंप्लीट करके रिवाइज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो चुका है। तो अभी पॉजिटिव नेगेटिव चेंजेस में मैंने नेगेटिव चेंजेस तो पूरे बोल दिए कि एग्ज़ाम प्रीपोन हो सकता है, नेक्स्ट एग्ज़ाम का थोड़ा कन्फ्यूजन है, सिलेबस फास्ट हो चुका है। तो ये सब नेगेटिव चेंजेस ही बोल सकते हो।
देन तीसरा जो पॉजिटिव चेंजेस क्या है इसके बारे में थोड़ा सा मैं बोलता हूँ आपको। तो पॉजिटिव चेंज मुझे ऐसे लगता है कि एज ए टीचर मैंने बहुत साल इसमें गुजारे, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉजिटिव चेंज ऐसे AIPT के कारण ये हो चुका है कि AIPT के पहले वाला अगर आप साल देखोगे, जैसे 2017 से AIPT आ चुका है, उसके पहले अगर आप देखोगे तो स्टूडेंट्स एक 3-4 स्टेट का एग्ज़ाम ही देते थे मोस्टली। जैसे महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स का अगर पैटर्न देखोगे तो महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स समझ लीजिए महाराष्ट्र का PGCET देने के बाद फिर जामनगर यानी गुजरात का देते थे, जयपुर का देते, वो भी कभी कभी कंबाइन होता था, यानी जामनगर जयपुर के लिए एक ही एग्ज़ाम था उस टाइम पे। देन BHU का ही देते थे, BHU का भी दे देते थे। तो ऐसे 2-3 स्टेट में वो जनरली इंटरेस्टेड थे, उसके बाद में बाकी कोई MP का या फिर समझो हर हिमाचल प्रदेश, आसाम, हर स्टेट का अलग अलग एग्ज़ाम होता था और वहाँ पे जाके कोई इतना एग्ज़ाम देता नहीं था। ऐसे हर स्टेट के स्टूडेंट ने उतना अपना अपना एग्ज़ाम दिया, फिर समझो ये 3-4 नेशनल इंस्टीट्यूट की दे दी, फिर काम खत्म हो जाता था ऐसा। लेकिन अभी जो AIPT के कारण क्या हो चुका है, अगर आप पिछले 2-3 साल से देखोगे तो इवन हमारे क्लास के मैं स्टूडेंट देखता हूँ कि हर स्टेट में ऑलमोस्ट स्टूडेंट जा चुके हैं। जो मैं पहले यानी यहाँ पे BMS है, यहाँ पे कॉलेजेस से मुझे यानी ये भी पता नहीं था ऐसा। तो अगर आप पिछले 2-3 साल से देखोगे तो हमारे क्लास के स्टूडेंट्स आसाम जा चुके हैं, केरला जा चुके हैं, छत्तीसगढ़ है, MP है, राजस्थान है, वो तो कॉमन ही है, जामनगर गुजरात में कॉमन है, BHU वाराणसी दिल्ली है, हिमाचल प्रदेश है, केरला साउथ में भी है, तमिलनाडु में है, हर उड़ीसा में है, हर जगह पे ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स जा चुके हैं ऐसा। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि एक तो वहाँ की जानकारी आपको मिल जाती है, क्योंकि वो स्टेट कैसे है, वहाँ पे लैंग्वेज इशू है क्या, वहाँ पे खाने का प्रॉब्लम है क्या, पेशेंट का एक्सपोजर क्या है। समझो किसी को एडमिशन लेना होगा तो फिर हम उसका नंबर जो प्रीवियस स्टूडेंट के उसका दे सकते हैं, फिर आप डिटेल उससे जानकारी ले सकते हो कि एक्चुअली वहाँ पे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये बहुत पॉजिटिव है और इसके कारण के सक्सेस रेट काफ़ी बढ़ चुका है। पिछले साल में मैंने जैसे ग्रुप पे भी कभी कभी मैं शेयर करता हूँ कि ऑलमोस्ट 960 रैंक, ऑल इंडिया 960, इतने रैंक तक ओपन का सीट एनुअल लास्ट सीट ऑलमोस्ट मिला है ऐसा। तो हर बाकी कास्ट का मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन ओपन का तो याद है कि 960 रैंक तक ऑलमोस्ट ओपन में मिल चुका है लास्ट गवर्नमेंट सीट। तो यहाँ तक ऑलमोस्ट गवर्नमेंट सीट मिलता है, या समझो कोई कास्ट में रहेगा या फिर समझो ओपन में है, तो अगर गवर्नमेंट का नहीं मिला तो बाकी उसको एडेड का, प्राइवेट का, डीम का कहीं ना कहीं तो मिलने के चांसेस बढ़ ही जाते हैं ऐसा। तो ये एक अच्छा है हमारे यानी एग्ज़ाम का कि इसमें सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। तो ये कि पॉजिटिव मुझे ऐसा लगता है कि AIPT आने के कारण कि हर स्टेट्स एक एग्ज़ाम के अंडर आने के कारण सक्सेस रेट बढ़ चुका है, प्रोबेबिलिटी मिलने के चांसेस यानी मिलने के चांसेस बहुत बढ़ चुकी हैं। और दूसरा जैसे मैंने बोला कि स्टाइपेंडरी सीट जो है वो हर स्टेट के अवेलेबल हो चुके हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो ये बहुत एक पॉजिटिव चेंज मुझे लगता है कि AIPT के कारण हो चुका है ऐसा। इसके बाद में नेक्स्ट एक क्वेश्चन होता है स्टूडेंट का कि इंटर्नशिप का सर प्लानिंग कैसे करें, पहले कॉलेज का लें फिर सिविल करें, कैसे उसका प्लानिंग होना चाहिए। तो देखिए मैं बेस्ट कॉम्बिनेशन आपको बोलता हूँ कि AIPT प्रिपरेशन में ऐसे होना चाहिए। फिर समझो अगर आपका ऐसे नहीं भी रहेगा तो भी आप पढ़ाइए नहीं, बिल्कुल छोड़िए मत, करते रहिए ऐसे। तो पहला तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कॉलेज का 6 महीने का मिले तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कॉलेज में कैसे होता है कि समझ लीजिए आपका आयुर्वेदिक कॉलेज में समझो ड्यूटी है वो बहुत हैवी भी नहीं रहता और बहुत लाइट भी नहीं रहता। तो आप पढ़ाई में धीरे धीरे सेट हो जाते हो। और उसके बाद में जैसे ही आप बाहर निकलते हो कॉलेज से, फिर 3 महीने का सिविल का ड्यूटी रहेगा, उसमें आपको पढ़ाई बिल्कुल यानी बिल्कुल समय नहीं मिलेगा, आपको बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा आपको पढ़ाई। ठीक है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, फिर आपको लास्ट में 3 महीने में जो मिलता है वहाँ पे आप पूरा कवर कर सकते हो या फिर कॉम्पेंसेट कर सकते हो उतना टाइम का। तो ऐसे कॉम्बिनेशन अगर रहेगा तो बहुत अच्छा है, क्योंकि समझो कॉलेज के जगह पे समझो आपको PSC नॉन वर्किंग पहले ही मिल गया, तो फिर क्या करोगे आप। समझो अभी स्टार्टिंग में आपको PSC नॉन वर्किंग मिलेगा तो आप सोचोगे कि मैं ज़्यादा पढ़ाई कर लेता हूँ, वैसे कभी नहीं हो पाता, क्योंकि पहले पहले हम इतना सीरियस नहीं रहते हैं। हम सीरियस तभी हो जाते हैं जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है। इसलिए समझ लीजिए कि कभी भी आपका PSC नॉन वर्किंग वाला जो फेज़ है उसको लास्ट में रखिए। ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है कि पहले कॉलेज फिर बीच में सिविल और लास्ट में PSC का नॉन वर्किंग फेज़ होना चाहिए। या फिर समझो किसी भी चीज़ में आपको नॉन वर्किंग मिल रहा है, समझो सिविल भी नॉन वर्किंग मिल रहा है, कॉलेज भी आपको नॉन वर्किंग मिल रहा है, तो ले लीजिए। उस सीखने का टेंशन मत रखिए कि बाद में आपको PG में आपको सीखना ही है, तो क्लिनिकल सीखने का इतना टेंशन मत रखिए। जो भी आपको करना है याद रखिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यही रखना है कि आपको नॉन वर्किंग फेज़ अगर लास्ट में रहा, वो सिविल का हो, PSC का हो या फिर कॉलेज का हो, बहुत अच्छा है। और जैसे मैंने बोला कि पहले कॉलेज फिर बीच में सिविल और PSC नॉन वर्किंग, ये जनरली एकदम यानी रूटीन फेज़ है ऐसा कि AIPT के लिए ये बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट होता है कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो एग्ज़ाम पैटर्न मोस्टली सबको पता रहता है, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट में बोलता हूँ कि एग्ज़ाम हमारा ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस होता है। देन इसमें 120, अभी तो फिलहाल 120 क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चन का यानी 4 मार्क आपको मिलता है, यानी टोटल एग्ज़ाम आप अगर देखोगे तो 480 मार्क्स का है। और नेगेटिव मार्किंग इसमें है कि नहीं है, तो है, याद रखिए कि नेगेटिव मार्किंग हमारे एग्ज़ाम में है। और वो भी कैसे है, तो
जैसे समझ लीजिए आपको राइट क्वेश्चन आने के बाद 4 मार्क्स मिल जाते हैं, और समझ लीजिए गलत हो गया आपका क्वेश्चन, तो वहाँ पे 4 मार्क्स की जगह पे कितने मार्क्स आपके जाएंगे, 5 मार्क्स जाएंगे, एक एक्स्ट्रा मार्क आपका वहाँ पे जाने वाला है। तो एक सिंपल इतना ही याद रखें कि आपको अगर किसी भी क्वेश्चन का आपने सही जवाब दिया तो आपको 4 मार्क्स मिलने वाले हैं, और गलत अगर आपने जवाब दिया तो 4 की जगह पे आपके 5 मार्क्स कम होने वाले हैं। तो ये अगर सिंपल आप याद रखोगे तो आपका यानी कैलकुलेशन का भी मिस्टेक नहीं होगा। तो ये सिंपल याद रखें कि 4 मार्क्स मिलेंगे आपको कभी जब आपका सवाल ने सही जवाब आपको आप दोगे तो। और समझ लीजिए आपका जवाब अगर गलत हो जाता है तो उसको फिर आपको 4 मार्क्स की जगह पे 5 मार्क्स वहाँ पे, 1 मार्क एक्स्ट्रा आपका वहाँ पे कट होने वाला है। तो ये सिंपल यहाँ पे याद रहे कि एग्ज़ाम का मार्किंग सिस्टम कैसे है। जनरल एग्ज़ाम कौन से महीने में होता है, तो अभी तक का जो पैटर्न था वो ऐसे है कि जुलाई से लेकर ऑलमोस्ट कभी अगस्त, कभी सितंबर, कभी अक्टूबर तक भी एग्ज़ाम हो रहा है, ऐसा है। तो ये एक एग्ज़ाम का रूटीन महीना ऐसा कुछ फिक्स है नहीं, जुलाई से लेकर ऑलमोस्ट सितंबर अक्टूबर तक एग्ज़ाम हो जाता है, ऐसा है। इसके बाद क्लासेस हमारे ऑनलाइन होंगे, ऑफलाइन होंगे, या फिर ऑनलाइन। अभी तो सबको पता है कि ऑनलाइन ही होते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के फ़ायदे नुकसान क्या है ये भी मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बोलता हूँ। ऑलमोस्ट अब ये ट्रेंड बन चुका है ऑनलाइन क्लास का, इसमें ज़्यादा कुछ मैं एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूँ कि देखिए अभी तो हम ऑनलाइन क्लास ही लेते हैं। पिछले कोविड के पहले 12 साल मैंने ऑलमोस्ट ऑफलाइन क्लास लिया था, अभी तो हम ऑनलाइन में ऑलमोस्ट सेट हो चुके हैं। तो ऑनलाइन क्लास का क्या है कि देखिए इसमें सब कुछ अच्छा है, यानी ऑनलाइन क्लास में आप देखोगे टीचर में तो बहुत, टीचर के हिसाब से तो बहुत इसमें टेंशन रहता है, इतना सारा मेंटेन होता नहीं कि हम मैं देखोगे तो इतने लेक्चर्स प्रिपेयर करना, इतना टेस्ट बनाना, इतने नोट्स अपडेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे एंड में। लेकिन अगर आप स्टूडेंट के हिसाब से देखो तो ऑनलाइन क्लास बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें लेक्चर्स मिस नहीं होते, आप कभी भी ज्वाइन कर लो, कभी भी एक लेक्चर देखो, कभी भी लेक्चर सुनो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। देन सबसे अच्छा मुझे पॉइंट ऐसा लगता है जिसके कारण हमारे रिजल्ट इतने अच्छे आ चुके पिछले 2-3 साल से, वो मुझे ऐसा कारण लगता है कि टेस्ट का, तो टेस्ट इतने सारे ऑनलाइन क्लास में हो जाते हैं। क्योंकि मैं पुराने टाइम पे जब देखिए मैं ऑफलाइन क्लास लेता था, तो समझ लीजिए महीने में समझो 4 हफ्ते में एक एक टेस्ट भी हो जाता था, तो भी महीने के 4 टेस्ट, साल भर के मैक्सिमम, साल भर के समझ लीजिए 48 यानी 50 टेस्ट या फिर 60-70 भी पकड़ लीजिए, इतने ही टेस्ट हो पाते थे। लेकिन अगर आप यहाँ ऑनलाइन क्लास में देखो तो ऑलमोस्ट हमारे ऐप पे 2000 से ऑलमोस्ट इतने नज़दीक टेस्ट है, इतने सारे टेस्ट यानी यहाँ पे हो जाते हैं ऐसे। और उसमें हर अध्याय के, हर संहिता के ऑलमोस्ट रसरत्न समुच्चक, गैरिंड संहिता तक के क्वेश्चन हमने हर अध्याय के देख के रखे हैं। फिर उसमें सब्जेक्ट के भी टेस्ट है, देन मॉक टेस्ट, मेजर टेस्ट, सरप्राइज टेस्ट, सबसे अच्छा मिसलेनियस टेस्ट का मैंने ऑलमोस्ट 15,000 क्वेश्चन का अभी तक एक कॉम्बिनेशन ऐसे बनाया है कि जिसमें काफ़ी सारे बुक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने वहाँ पे खुद ही मैंने बनाए, और उसको एडिट भी अच्छे से करके, तो उसमें मिस्टेक्स भी कुछ है नहीं, और बहुत अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन उसमें रखे हैं ऐसे। तो बहुत यानी ऑनलाइन क्लास का मुझे ऐसा लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यही है कि बहुत टेस्ट यहाँ पे होते रहते हैं, तो इसके कारण रिजल्ट्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट आती है। और बाकी तो छोटी मोटी चीज़ें होती ही रहती है कि आपका थोड़ा मोटिवेशन आपको मेंटेन करना पड़ता है, वो मोटिवेशन के बारे में आप निश्चिंत रहिए। मोटिवेशन के बारे में मैं हमेशा हैंडल करता हूँ अच्छे से। हर एक स्टूडेंट को पर्सनली भी गाइड करना हो तो हमारे भी यानी टीम मेंबर्स भी यानी काफ़ी सारे हैं जो पर्सनली कॉल करके अभी गाइड करते हैं, पिछले साल से हमने वो भी स्टार्ट कर दिया है। मैं भी बहुत सारे स्टूडेंट को गाइड करता हूँ पर्सनली। और ग्रुप पे तो मेरा हमेशा मैसेज आता है, जो 4th ईयर से है उनको तो पता ही है कि हमेशा मोटिवेशनल हो या फिर समझो छोटी छोटी चीज़ों का गाइडेंस हमेशा ग्रुप पे होता रहता है व्हाट्सएप का। 3 चीज़ों पे हमें यानी क्लास हमारा चलता है, एक तो है व्हाट्सएप जो कम्युनिकेशन के लिए होता है, गाइडेंस के लिए कि टेस्ट कौन सा है, फिर नोट्स शेयरिंग के लिए हो, या फिर दूसरा भी कुछ इन्फॉर्मेशन देना हो। दूसरा टेलीग्राम का हमारा यानी इवनिंग का हमारा क्वेश्चन हम उसमें पोस्ट करते हैं 7 से लेकर 10 बजे तक शाम को। वहाँ पे हम टेलीग्राम चैनल है हमारा, यानी ग्रुप नहीं चैनल बोल सकते हैं, जहाँ पे पब्लिक चैनल हो, कोई भी क्लास का कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे क्वेश्चंस हम यानी पोस्ट करते रहते हैं। और तीसरा आयुर गाइड जो ऐप हमारा है, जहाँ पे जो एंड्रॉयड और iOS यानी एप्पल के मोबाइल पे भी चलेगा और एंड्रॉयड में भी चलता है, दोनों में भी चलेगा, इवन आईपैड में भी चलेगा। तो ये जो है 3 प्लेटफॉर्म हम यूज़ करते हैं, एक होता है व्हाट्सएप का, दूसरा टेलीग्राम का, और तीसरा जो क्लास का एप्लीकेशन है जिसका नाम आयुर गाइड V2 है। V2 क्यों रखा है, तो वर्जन 2 ऐसे रखा है, पहले एक पुराना ऐप भी है, दोनों भी अभी प्ले स्टोर पे आपको मिलेंगे, लेकिन V2 जनरल यूज़ करते हैं स्टूडेंट, उसमें वो एप्लीकेशन iOS प्लेटफॉर्म पे भी चलता है इसके लिए। तो ये भी याद रहे कि ये सब चीज़ें यहाँ पे ने क्लासेस का क्या क्या प्लेटफॉर्म है, एक व्हाट्सएप का ग्रुप होता है, एक टेलीग्राम का चैनल है, और तीसरा हमारा क्लास का ऐप है ऐसे। तो जिनको पता नहीं उनके लिए भी बोल रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ही पता होता है कि जो 4th ईयर से उनके लिए तो जानकारी नहीं, कुछ नहीं है नहीं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे पहले लेक्चर में कवर कर लेता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट का होता है कि सर AIBD प्रिपरेशन में कौन कौन से बुक्स लेने चाहिए। तो बुक्स के बारे में मैं बहुत कम बुक्स सजेस्ट करता हूँ। तो
एक 3-4 ही बुक्स मैं आपको सजेस्ट करूँगा, फिर आप इसके अलावा जो आप लेना चाहें तो ले सकते हो ऐसा। तो चरक ले लीजिए, चरक आपके पास नहीं, मोस्टली तो सबके पास होता है, चरक, सुश्रुत, वाग्भट। देन एक आता है एमसीक्यू बुक, जैसे समझ लीजिए कि पारिक का है ऐसे, या फिर जो भी मार्केट में बहुत सारी बुक्स है, आपको जो लेना है आप ले सकते हो ऐसा। पारिक का जनरली तो सभी लोग लेते ही है ऐसा है। देन चरक का, सुश्रुत का, इनके इनके ऑथर्स क्या होने चाहिए। तो देखिए, अगर आपके पास ऑलरेडी चरक सुश्रुत किसी ऑथर का है तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि श्लोक ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं हर संहिता में। फिर भी अगर समझो सजेस्ट करना होगा तो मैं चरक और वाग्भट के लिए ब्रह्मानंद त्रिपाठी सजेस्ट करता हूँ, और सुश्रुत के लिए अनंतराम शर्मा सजेस्ट करता हूँ। और समझ लीजिए सुश्रुत का ऑलरेडी आपके पास अंबिकादत्त शास्त्री होगा, या फिर टकराल होगा, या फिर अठोले होगा, जो भी आपके पास रहेगा उसको आप कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन आपने अगर ख़रीदा नहीं है तो आप ये खरीद लो कि चरक और वाग्भट के लिए ब्रह्मानंद त्रिपाठी और सुश्रुत के लिए अनंतराम शर्मा, ये ठीक रहेगा। वो भी मैं इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि श्लोक नंबर ऑलमोस्ट सेम होते हैं। समझ लीजिए आप अनंतराम शर्मा का और अंबिकादत्त शास्त्री दोनों का कंपैरिजन करोगे तो श्लोक नंबर थोड़ा सा डिफरेंस आता है कभी कभी, अदरवाइज यानी श्लोक तो सेम ही है ऐसा, तो उतना ही फ़र्क है, बाकी कुछ ऐसा ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। फिर एमसीक्यू बुक के लिए मैंने बोला कि पारिक का आप ले सकते हो, गोविंद पारिक तो ऑल ओवर ऑलमोस्ट सभी इंडिया में यूज़ करते हैं, हर स्टेट में। बाकी भी बहुत सारे बुक्स हैं मार्केट में, आपको जो लेना है ले सकते हो। लेकिन क्या होता है, जल्दी बुक लेने बहुत सारा मटेरियल मत कलेक्ट कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास क्लास का बहुत मटेरियल है, उतना भी आपसे हो नहीं पाएगा ऐसा। तो एक इंपॉर्टेंट याद रहे कि बहुत कम मटेरियल स्टार्टिंग में लीजिए, क्योंकि क्लास का ही बहुत नोट्स हैं, वो नोट्स, क्लास के एप्लीकेशन के क्वेश्चंस, इतना सारा आपसे हो नहीं पाएगा ऐसा। या फिर मैं हमेशा बोलता हूँ कि मटेरियल बहुत कम रखिए, ऑलरेडी हमारा जो क्लास का है उतना बहुत हो चुका। इवन मेंटर्स के बारे में मैं बोलता हूँ हमेशा कि मेंटर्स और इवन मटेरियल दोनों भी एम से स्टार्ट होते हैं, मेंटर और मटेरियल दोनों भी चीज़ें कम ही रखिए। किसी का एक का कुछ फॉलो कर लिया तो फिर उसी को फॉलो कर लीजिए। हर जगह से कुछ यानी समझो इसका ये चल रहा है, इसको चल रहा है, जितना आप देखोगे उतना आपको और ज़्यादा टेंशन रहेगा ऐसा। या फिर जितना आप मटेरियल कलेक्ट करोगे उतना आपको टेंशन ज़्यादा रहेगा ऐसा। तो याद रखिए मटेरियल और इवन मेंटर्स जो बोलते हैं जिससे आप टीचिंग यानी गाइडेंस ले रहे हो ऐसा, उतना जितना कम रखोगे उतना अच्छा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग आपके सामने रहेंगे तो कन्फ्यूजन बढ़ता है, और बहुत ज़्यादा मटेरियल भी आपके सामने रहेगा तो भी कन्फ्यूजन बढ़ता है। तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट याद रखिए पहले ही लेक्चर में। इसके बाद में एक नेक्स्ट बेसिक सवाल जनरल स्टूडेंट का ऐसे होता है कि सर संहिता से पढ़ना ज़रूरी है क्या, और नोट से पढ़े कि संहिता से पढ़े। तो मैं एक सिंपल बोलता हूँ कि आपको ये कॉम्बिनेशन अच्छे से करना चाहिए कि आप कोई भी लेक्चर कर रहे हो तो पहले संहिता में मार्किंग करो उसका, और नोट से पढ़ लो। लेकिन ऐसा है कि नोट से बाद में रिवीजन के लिए नोट्स ही रखो, लेकिन थोड़ा संहिता से पहले पढ़ लो ऐसे। संहिता नोट्स दोनों सामने रखो, संहिता में मार्किंग कर लो, कुछ संहिता के कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो समझो नोट्स में नहीं ऐसे आपको लगता तो नोट्स में पहले वो मेंशन कर लो, लिखो साइड पे उस चैप्टर की साइड पे, और बाद में रिवीजन करना होगा तो नोट से कर लो। ऐसे मत करो कि खाली नोट्स ही पढ़ लिया और संहिता बिल्कुल नहीं पढ़ा। तो याद रहे कि संहिता से पढ़ना ज़रूरी है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको दे सकता हूँ। इस साल जैसे एकदम फेमस एग्जाम्पल हमने बीच में भी काफ़ी सारे इंटरव्यूज में भी स्टूडेंट ने बोला है कि इस साल जो क्वेश्चन पूछा था कि काश्यप के ऊपर, काश्यप संहिता में जातधारण्य का वर्णन कहाँ पे ऐसे, जातधारण्य यानी ग्रह बाधा के बारे में आ चुका है, तो वो रेवती कल्पाध्याय में आ चुका है। काश्यप संहिता में कल्पस्थान में रेवती कल्पाध्याय है, उसमें ये सब दिया है। तो उन्होंने पूछा था कि जातधारण्य का वर्णन कौन से स्थान में है। तो याद है ये सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन क्या है कि किसी को अगर संहिता की रचना ही पता नहीं है तो फिर वो यानी खाली नोट्स पढ़ के अगर कोई गया हो तो उसको क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा वहाँ पे। या फिर चरक इंद्रिय स्थान का एक क्वेश्चन था, जिन्होंने अष्टमहागत का जो श्लोक है वो उन्होंने दिया था। और अष्टमहागत के श्लोक मैंने 8 ऐसे व्याधि जो अष्टमहागत मानते उसमें से 2-3 व्याधि दिए थे और बाकी व्याधि कंप्लीट करने के लिए बोला था। तो वो भी क्वेश्चन अगर कोई नोट से पढ़ता होगा तो उसको कभी नहीं आता, वो संहिता अगर पढ़ेगा तभी उसको आ सकता था, बिकॉज उसने श्लोक अगर पढ़ा है तो उसको समझ आता कि ये 3-4 फेमस व्याधि, बाकी व्याधि उन्होंने कंप्लीट करने के लिए बोले थे ऐसे। तो क्या है, सामने वाला पूछता है तो वो याद रहे वो संहिता से पूछता है, और खाली हम नोट्स पढ़ के गए तो वो एंगल हम पकड़ नहीं सकते ऐसे। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि संहिता से पढ़ना ज़रूरी है, संहिता हमेशा सामने रखना ज़रूरी है। बस नोट्स इसके लिए होता है कि नोट्स से थोड़ा फास्ट रिवीजन होता है। नोट्स अगर आप समझ लीजिए संहिता के पॉइंट्स नोट्स में लिख डालते हो और बाद में रिवीजन अगर नोट्स से करते हो तो बहुत ईजी हो जाता है। तो नोट्स और संहिता दोनों यूज़ करना है, कंटिन्यूशन नोट से ही करना है, लेकिन संहिता को इग्नोर नहीं करना है। सिंपल आंसर मेरा यही है कि संहिता को इग्नोर नहीं करना है, संहिता पढ़ के ही रखना है, लेकिन नोट्स से रिवीजन करना है, नोट्स को बाद में फॉलो करना है ऐसा, ठीक है। जैसे कोई कोई टॉपिक ऐसा, जैसे चरक शार्य, देखिए चरक शार्य पूरा तो नोट से ही पढ़ना पड़ता है क्योंकि वो बहुत कठिन है। संहिता से पढ़ोगे तो आपको बहुत टाइम जाएगा। काश्यप संहिता तो आपको नोट से ही पढ़ना है। सुश्रुत शार्य भी आपको काफ़ी नोट से ही पढ़ना है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक है आपको नोट से ही पढ़ने, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन क्या है कि संहिता की रचना समझने के लिए संहिता सामने रखना ज़रूरी है।
ये मेरा सिंपल आंसर है कि संहिता नोट्स सामने रखो, नोट्स में जो कुछ पॉइंट्स आपको लगते हैं कि संहिता में लेकिन नोट्स में नहीं है, उसको नोट्स में लिखो और बाद में रिवीजन के लिए नोट्स यूज़ करो। लेकिन हमेशा हर रिवीजन के टाइम पे हर जगह पे संहिता सामने रख के उसका जो जो भी उसमें संहिता की रचना है उसको हमेशा याद रखो ऐसे। इसके बाद में नेक्स्ट एक क्वेश्चन हमेशा स्टूडेंट का होता है कि ऑनलाइन क्लास तो ठीक है सर, समझ गए कि ऑनलाइन क्लास का फ़ायदा है, फिर ऑडियो और वीडियो में भी एक बहुत सारा स्टूडेंट का कन्फ्यूजन हमेशा होता है। तो मुझे तो देखिए, मैं अगर बोलता हूँ ना कि ऑडियो क्लास और वीडियो क्लास में ना, मैं तो ऑडियो क्लास को बहुत ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ। क्योंकि क्या होता है कि जब देखिए आप किसी भी स्क्रीन को देख के अगर आप कुछ कर रहे हो ना, तो क्या होता है कि आपका बहुत यानी डिस्ट्रैक्शन बहुत हो जाता है, क्योंकि कुछ नोटिफिकेशन आ गया समझ लीजिए, या फिर किसी को भी नोटिफिकेशन कर हम दूसरे कुछ प्लेटफॉर्म पे चले गए, कोई इंस्टाग्राम पे गया, कोई यूट्यूब पे गया, तो वहाँ पे टाइम पास हो जाता है। मोबाइल साइड में रखा, किसी का आवाज़ चल रहा है, जैसे समझ लो मेरा आवाज़ चल रहा है, तो आप एकदम डिस्टेंट पे रख के भी उसको सुन सकते हो और अपना बुक सामने रख के पढ़ सकते हो, ऐसा है। तो एक ज़रूरी है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ऑडियो क्लास से कुछ ऐसा नुकसान है नहीं। फिर भी हमने ऑडियो वीडियो दोनों अभी कर दिया, लेकिन एक याद रहे कि ऑडियो और वीडियो का आपका अगर ये टेंशन रहेगा, तो मुझे तो लगता है कि ऑडियो क्लास से काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई यानी शांति से हो जाता है, क्योंकि जितना स्क्रीन सामने नहीं रहेगा ना उतना अच्छा है, क्योंकि स्क्रीन सामने रहेगा तो उतना डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, उतना हम यानी पढ़ाई से दूर निकल जाते हैं, ऐसा है। तो एक इम्पॉर्टेंट है कि ऑडियो और वीडियो के बारे में टेंशन मत रखिए, कि जिन लोगों ने पहले क्लास किया उनको तो पता है कि ऑडियो से भी हो जाता है, और आजकल तो हमने ऑडियो और वीडियो दोनों देना स्टार्ट कर दिया है। तो वीडियो का भी हमें टेंशन अभी नहीं रहा है, ऐसा है। तो ठीक है, वो भी आपके अगर मन में सवाल रहेगा तो भी यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया है। इसके बाद एक बेसिक सवाल स्टूडेंट बहुत यानी स्टार्टिंग में ही पूछते हैं कि सर श्लोक याद रखना ज़रूरी है क्या? जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करके समझो जिनका 1 साल हो चुका है फोर्थ ईयर में, तो वो तो अभी नहीं पूछेंगे, उनको पता है कैसे पढ़ना है, लेकिन श्लोक याद रखना ज़रूरी है क्या? तो मैं बोलूँगा कि श्लोक याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है सीईटी में। क्योंकि क्या है कि देखिए, आप यूनिवर्सिटी का जब एग्ज़ाम लिखते हो उसमें लिखना होता है, तो आप क्या करते हो कि जब आपके आंसर में आप श्लोक इसके लिए लिखते हो ताकि आपको मार्क्स यानी वहाँ पे ज़्यादा मिले इसे। तो यहाँ पे ऐसा कोई है नहीं कि आपको लिखना तो है नहीं, ऐसा है। तो याद है कि श्लोक याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन श्लोक का जो कंटेंट हो आपको 4 ऑप्शन में से ढूँढना आना चाहिए कि ये श्लोक किसके रिलेटेड बोला गया है, या फिर उसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक है, या फिर कुछ दूसरा कुछ सवाल पूछा है, उसके हिसाब से आपको पढ़ना रहेगा। तो हर एक श्लोक में एंगल्स क्या-क्या बनते हैं, क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं, वो आपको लेक्चर करने के बाद ही समझेगा। लेकिन याद रहे कि श्लोक याद रखने की, वो पाठांतर वगैरह जो बोलते हैं ना श्लोक की, वो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो उसके कारण वो टेंशन मत लीजिए कि फिर श्लोक याद इतने हमारे हो नहीं पाते, इतने श्लोक याद नहीं रहते हमें, तो कैसे होगा ऐसे। वो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम वाला यहाँ पैटर्न नहीं है, यहाँ पे एक अलग वे से पढ़ना पड़ता है। आप धीरे-धीरे जैसे-जैसे पढ़ाई करोगे तब आपको समझ में आने लगेगा। इसके बाद एक क्वेश्चन ऐसा नहीं, लेकिन एक पिछले 3-4 साल से मैं बहुत एक ये ड्रास्टिक चेंज देख रहा हूँ कि कोविड से पहले इतना नहीं था, लेकिन अभी ये काफ़ी सारा हो चुका है कि जैसे कोविड के बाद में इंटरनेट का यानी काफ़ी यूज़ यानी बढ़ चुका है। दो यूट्यूब का रहेगा, या फिर इंस्टाग्राम का रहेगा, या फिर नेटफ्लिक्स का रहेगा। हर जगह से यानी हर प्लेटफॉर्म जो भी एंटरटेनमेंट के लिए इन्हें बनाया गया है, वहाँ पे काफ़ी सारा वहाँ पे कंजप्शन बढ़ चुका है। और इसके कारण स्टडी में काफ़ी डिस्ट्रैक्शन स्टूडेंट्स की हो चुके हैं। वो काफ़ी यानी आप खुद ही जानते हो कि आप क्या-क्या यूज़ करते हो ऐसे। और ये कभी बंद भी नहीं होने वाला। अगर मैं इस ऑडियो में बोलूँगा कि इसको बंद कर दो, ऐसा कभी हो नहीं पाएगा आपसे, ऐसा है। तो देखिए अभी इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? तो पहले तो याद रहे कि ये सब आपकी चीज़ें ने जो इसको एडिक्ट होना नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसका यूज़ कभी बंद नहीं करोगे, याद रखें। अब वो है, कोई स्टूडेंट ऐसे बोलेगा कि मैं सभी यूज़ करता हूँ, नेटफ्लिक्स यूज़ करता हूँ, इंस्टाग्राम यूज़ करता हूँ, यूट्यूब यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं इसका एडिक्शन नहीं रखता। थोड़ा जब भी थोड़ा बोर हो जाए मैं थोड़ा यूज़ करता हूँ, फिर से स्टडी करता हूँ। ऐसा अगर आपका पैटर्न है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। कि आप बहुत कम समय के लिए ये सब यूज़ करते हो और इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हो, तो ठीक है। ऐसे ही पैटर्न अगर आपका साल भर रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा है कि दिन भर समझ लीजिए एक एक बार इंस्टाग्राम खोल दिए, फिर रील्स देखने के लिए फिर आपका 1 घंटा उसी में जा रहा है, तो फिर प्रॉब्लम है। एक 10 मिनट का एक गैप ठीक है, उसमें आप पढ़ाई में थोड़ा बोर हो गए, 10 मिनट में कुछ देख लिया, फिर से स्टडी स्टार्ट कर दिया, ऐसा अगर आपका पैटर्न रहेगा, तो ये सोशल मीडिया से आपका इतना नुकसान नहीं होगा। लेकिन होता है कि आप कभी कभी ऐसा भी आपका दिन रहेगा कि आपको आप कंट्रोल करना भी चाहोगे तो भी हो नहीं पाएगा आपसे, ऐसा कि आप फिर उसमें थोड़ा टाइम आपका वेस्ट होगा। तो ऐसे भी कुछ दिन रहेंगे, लेकिन याद रहे कि ये सब आपको कंट्रोल करना तो आगे जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा वैसे आपको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और फिर ये सब चीज़ें कब छूटती है, या फिर ये सब हम खुद से कब बंद करते हैं, इसका भी एक मैं आपको रीज़न बोलता हूँ कि ये मेरे बोलने से आप कभी बंद नहीं करोगे। आप कब बंद करोगे, जब समझ लीजिए आपके टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं और आपको पता है कि ये सब मेरे सोशल मीडिया के समझ लीजिए एडिक्शन से हो रहा है, या फिर नेटफ्लिक्स वगैरह इन सभी के एडिक्शन से हो रहा है, और आपके फ्रेंड्स समझ लीजिए आपके आगे निकल चुके हैं टेस्ट में, मार्क्स लीडर बोर्ड जो होता है क्लास का, जो एप्लीकेशन पे आपके समझ लीजिए
मार्क्स आपके नीचे और उनके समझो आगे, तभी आपको टेंशन आएगा, तभी आपका स्ट्रेस बढ़ेगा और तभी आप ये सब चीज़ें बंद करोगे, ऐसा है। तो यही होता है कि मोस्टली मेरे बोलने से ये चीज़ें आप कभी नहीं रोक पाओगे, वो तो आप जब कुछ ठोकर खाओगे या फिर समझो कोई आपका नुकसान होगा, तभी आप इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर हो जाओगे। और दूर होने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि आपको ये सब बंद करना है, आप ये सभी यूज़ करो, मैं तो बोलता कभी इसको बंद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी यूज़ करो लेकिन बहुत कम समय के लिए यूज़ करो। क्योंकि मैंने देखा कि इस किसी का इंस्टाग्राम बंद करना या फिर समझो नेटफ्लिक्स बंद करना, यूट्यूब बंद करना, ये सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन ये है कि आप थोड़े समय के लिए यूज़ करो और बाकी आपका जो मन है उसका पढ़ें, जो आपका टाइम है वो पढ़ाई में लगाओ, ऐसा है। तो यही एक तरीका है कि सिंपल, जिससे आप ये पूरा हैंडल कर सकते हो कि बंद कुछ करना नहीं है लेकिन उसको लिमिटेड टाइम के लिए यूज़ करना है, ऐसा। इसके बाद एक नेक्स्ट में थोड़ा सा टॉपिक आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि मैंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट क्लास में रहते हैं, कभी एक आध दूसरे स्टूडेंट के साथ ये भी होता है कि सब मोस्टली लड़कियों के साथ होता है, यानी जो गर्ल्स होते हैं उनके साथ होता है कि वो बहुत अच्छा पढ़ते हैं। जनरली लड़कियां मैंने देखे बहुत सिंसियरली पढ़ाई करते हैं और मार्क्स भी उनके बहुत अच्छे आते रहते हैं, लेकिन बीच में ऐसा होता है कि एक ऐसा फेज़ आता है उनके मार्क्स बहुत कम हो जाता है और उसका रीज़न कुछ अलग ही होता है। जैसे उसने कभी कभी स्टूडेंट में मार्क्स कम आ गए, फिर समझो पूछ लिया तो स्टूडेंट बोल दे सर मेरा यानी घर घर में थोड़ा मैरिज का चल रहा है या फिर समझे एंगेजमेंट का चल रहा है, इसके लिए मेरा थोड़ा अभी ध्यान नहीं है पढ़ाई में, ऐसे। तो देखिए कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट का हो सकता है कि इसी यानी इंटर्नशिप के टाइम पे आपका मैरिज का या फिर समझ लीजिए कि कुछ शादी का आपका जो या फिर एंगेजमेंट का जो भी डिसाइड होता है, उसके कारण आपका थोड़ा सा अलग फेज स्टार्ट हो जाए। तो उसके कारण पढ़ाई कम करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कि अगर आपका कुछ रिलेशन कहीं हो रहा है तो उसको थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव ले लीजिए कि आपका आपका भविष्य जो आपके फ्यूचर में किसके साथ रहना है, फिर कहाँ पे रहना है, आपको पहले से क्लियर हो रहा है। तो फिर आप पढ़ाई में और ज़्यादा मन लगा के पढ़ाई कर सकते हो ऐसे, क्योंकि जब चीज़ें आपको पता नहीं रहता तो थोड़ा टेंशन रहता है, और जब पता हो चुके तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो आप अच्छे से कर सकते हो। मैंने बहुत लड़कियों का देखा है कि समझ लीजिए जैसे ही शादी का तय होता है फिर वो पढ़ाई बहुत यानी कम कर देते हैं, फिर छोड़ ही देते हैं, ऐसा है। तो याद रखिए कभी कभी आपको ये महसूस होगा आगे जाके, जब आप शादी करके समझ लीजिए किसी घर में आप जाते हो, तो आप जब पहले माँ बाप के घर पे रहते हो तो आपकी पढ़ाई के लिए कोई केयर करता है, लेकिन आप दूसरे के घर पे जाओगे तो शायद वहाँ पे केयर करने वाले लोग मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्योंकि शायद आप उस टाइम पे सामने वाले घर के वालों का ऐसा रहेगा कि घर पे काम करे, पढ़ाई करने की अभी ज़रूरत नहीं है, ऐसा। तो याद ही पढ़ाई का वो आप बोलते ना कि अभी वो उतना अहमियत रखिए, उतना वैल्यू रखिए कि आपको अगर पढ़ाई करने को मिल रहा है अभी, ऐसे शायद आपको बाद में ना मिले या फिर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी कारण ना मिले। तो याद रखिए अभी अगर आपको मिल रहा है पढ़ाई तो उसका वैल्यू रखिए, समय में जो मिल रहा है उसका। सेम विद बाकी भी है, जैसे कॉलेज रिलेशंस में भी लोग ऐसा बहुत सारा होता है कि किसी का समझो मेकअप हो गया, ब्रेकअप हो गया। मेकअप में कभी कभी समझो एक्साइटमेंट के कारण पढ़ाई नहीं होता है और ब्रेकअप में कारण थोड़ा सा बहुत टेंशन और दुख के कारण नहीं होता है, ऐसा। तो वहाँ पे भी मेरा वही कहना है कि क्या होता है कि देखिए टीन एज जैसे हमें बिहेव नहीं करना है अभी यहाँ पे। हमें कैसा है कि करियर प्रायोरिटी रखना है और उसमें जो भी कठिनाई आ रही है उसमें साइड पे रखना है पहले। जैसे मैंने बोला कि शादी का हो या फिर आपका जो ब्रेकअप हो, मेकअप हो, जो भी आपका हो, कॉलेज का जो जो लाइफ में आपके चलता है, वो सबके साथ होता है। ऐसा नहीं कि हमारे टाइम पे भी सेम ऐसे होता था, लेकिन हम लोगों ने करियर में प्रायोरिटी रखा है इसलिए यहाँ पे तक आ चुके हैं, ऐसा। तो आपका भी सेम याद रखने की, जहाँ पे भी आपको ऐसे लगे कि इसके कारण मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ मेरे करियर से या फिर समझ लीजिए मेरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन से, तो उसको तुरंत वहाँ से अलग करना है, साइड पे करना है, मेन फोकस अपने प्रिपरेशन पे रखना है। मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स स्टार्टिंग तो बहुत अच्छा करते हैं, आप शायद ये ऑडियो सुनोगे आपको लगे यार ये क्या क्या इस आदमी ने गाइडेंस किया है, बहुत अच्छा बोला, ये सब बोला, वो बोला। आप स्टार्ट भी कर लोगे पढ़ाई, लेकिन आप ये सब तब भूल जाओगे जब मिडल फेज आएगा, तब ये आपको ऑडियो भी याद नहीं रहेगा ना, मेरा कुछ सजेशन याद रहेगा, तब आप अपनी तरीके से ही करोगे, ऐसा है। और बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने ऐसे देखा है और वो कभी कभी शेयर भी करते। तो याद है कि करियर एक प्रायोरिटी रख के चलना है आपको, और ये जितने भी डिस्ट्रैक्शंस मैंने बोले जैसे मैरिज के कारण हो, रिलेशंस के कारण, उसको थोड़ा सा अलग रखना है। और इस साल का जो आपका टारगेट रहेगा तो प्रिपरेशन का, वो उसको पहले मेन फोकस उसी पे रखना है। और जितना भी मैंने बोला उससे आप दूर नहीं रह पाओगे, यानी कुछ ना कुछ आपके साथ होते रहेगा, ऐसा है। कभी फ्रेंड्स के साथ होगा, समझो फ्रेंड्स के साथ कुछ अच्छा बुरा होता है, कभी प्रिपरेशन में ऐसे होता है कि ये मैं डिटेल शेयर कर दूँ कि कभी हमारे होते हैं रूममेट के साथ हम प्रिपरेशन करते, कभी कभी उसके साथ झगड़ा हो गया कि स्टडी पार्टनर के साथ झगड़ा हो गया, तो फिर हमारा मन नहीं लगता। कभी जैसे मैंने बोला कि मेकअप ब्रेकअप वाला फेज़ आता है, कभी समझो शादी का फेज़ आता है, तो ऐसे, या फिर कभी कभी ऐसे भी इश्यूज हो जाते हैं, मैंने देखे कि ये सब इशू भी याद रहे कि किसी का घर में डेथ हो गया, किसी के हेल्थ इश्यूज़ हो गए, माँ बाप के हेल्थ इशू है, ग्रैंड पेरेंट्स के हेल्थ इश्यूज़ है, उनका डेथ हो गया, इन सभी के कारण आपके पढ़ाई में बहुत सारे बड़े बड़े गैप आएंगे, याद रखिए। और ये हर साल होता है स्टूडेंट के लाइफ में
कभी कभी किसी किसी मैंने पिछले तिलक का एक स्टूडेंट था, उसका तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, तो उसकी माँ उसी में चली गई, फिर उसका भी एक्सीडेंट हो गया, फिर वो आगे जाके उसका भी डेथ हो गया। ऐसे बहुत यानी सीवियर घटना स्टूडेंट के लाइफ में हो जाती है। लेकिन इन सभी में अगर समझो आपका हेल्थ अगर अच्छा है और आप अगर अच्छे से कर सकते हो तो उसको स्टडी भी हमेशा फोकस रखिए। इन सभी का मैं पहले से आपको क्यों इन्हें सर्च करके दे रहा हूँ, क्योंकि ये सभी किसी न किसी के लाइफ में होता है। ऐसा नहीं कि 1000 स्टूडेंट अगर समझो क्लास में 3-4 स्टूडेंट तो ऐसे निकलेंगे उनके लाइफ में ये चल रहा है लाइफ में, याद रहे। कभी समझो ये फेज शादी का है, किसी का फ्रेंड का प्रॉब्लम है, रिलेशन का प्रॉब्लम है, हेल्थ का प्रॉब्लम है, किसी के घर में डेथ हो गया, तो ऐसे कुछ ना कुछ होगा आपके लाइफ में। और इन सभी में याद रहे कि आपके करियर में प्रायोरिटी रखिए। मैं और इसके लिए बोल रहा हूँ, और ये बोलने की ज़रूरत भी नहीं, मुझे पता है कि आज के टाइम पे लोग सब जानते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट उनसे होता नहीं, याद रखिए, इसके लिए मैं बोलता हूँ। और एक सिंपल मैं बोलता, अगर करियर इसके लिए करना चाहिए, करियर इसके लिए प्रायोरिटी रखना चाहिए कि ताकि आप इतना कैपेबल हो कि आपकी वजह से बाकी लोग को आप हेल्प करो। आपके फ्रेंड समझ लीजिए, आपके छोटा भाई हो या फिर समझो छोटी बहन हो या फिर माँ बाप हो, इन सभी को आप हेल्प कर सको। इतना आप अच्छे से कमाओ और उनका थोड़ा कुछ ना कुछ उनको यानी आगे थोड़ा हेल्प करो लाइफ में, उनका भी सेटल करो, आपका भी करो। इसके लिए सब यानी आपको सीरियसली करना है। बाकी तो आप यानी इतनी सारी सजेशन की मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं, आपको सब पता है ऐसा। इसके बाद अगर नेक्स्ट सवाल मुझे कोई पूछे कि सर एआईपीटी की प्रिपरेशन में सबसे कॉमनेस्ट कारण क्या है कि जिसके कारण स्टूडेंट्स फेल होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि यानी यही कारण मोस्टली होता है कि जिसके कारण स्टूडेंट फेल होते हैं। तो पहले तो एक सिंपल कारण ऐसा है कि लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, कि कंसिस्टेंसी नहीं रहता है, इसलिए स्टूडेंट हमेशा फेल होता है। अगर आप देखेंगे कि एक एवरेज स्टूडेंट भी है जो बहुत कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर रहा है तो भी वो बहुत अच्छे रिजल्ट ला सकता है, लेकिन कंसिस्टेंट ना होने के कारण बहुत अच्छे टैलेंटेड और ब्रिलियंट स्टूडेंट भी यहाँ पे फेल हो जाते हैं, ऐसा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट याद है कि कंसिस्टेंट ना होना है सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है जिसके कारण फेल हो रहा था, और यही सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है। और दूसरा एक मुझे ऐसा लगता है कि आजकल यही भी एक ये भी कारण बोल सकते हैं कि ये है कि ओवर थिंकिंग के कारण, कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते रहते हैं, कुछ ऐसे ही अपने मन में ख्याल चलाते रहते हैं कि जिसके कारण उनका स्टडी में यानी बहुत स्ट्रेस बढ़ता है, फिर स्टडी छोड़ देते हैं, फिर गैप आता है उसमें, फिर अगेन उनका स्ट्रेस बढ़ता है, फिर वो कंसिस्टेंसी ब्रेक, और एक दिन ऐसे आता है कि पूरा गिव अप ही कर देते हैं। तो लैक ऑफ कंसिस्टेंसी है, और दूसरा ऐसा है कि ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं। मैंने आज देखा है आजकल बहुत स्टूडेंट्स इतना ज़्यादा सोचते हैं कि जिसके कारण उनका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। और उसमें ये तो होता ही है कि फेल्योर आ जाएगा तो फिर क्या होगा, इस ये तो होता ही है। साथ में वो बहुत जगह पे, हर जगह पे ज़्यादा थिंकिंग करके करके अपना दिन ख़राब कर देते हैं। और जैसे आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया पे लोग बोलते भी है कि ये दिन ख़राब करने के लिए किसी दूसरे की ज़रूरत ही नहीं रहती आजकल, खुद ही हमारा माइंड हमारा दिन ख़राब कर करते हैं बहुत ज़्यादा सोच के, ऐसा है। तो यही है कि लैक ऑफ कंसिस्टेंसी एक कारण है, और दूसरा मुझे लगता है कि ओवर थिंकिंग बीएमएस स्टूडेंट में बहुत होता है, जिनके कारण उनका यानी फेल्योर रेट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है इस एग्ज़ाम में। इसके बाद नेक्स्ट एक सवाल स्टूडेंट के मन में होता है कि 1 साल जो हमें पूरा मिलता है एआईपीटी प्रिपरेशन के लिए, जो इंटर्नशिप का होता है, उसमें बाकी कोर्सेज भी हम कर सकते हैं कि जैसे ईएमएस का, नहीं इमरजेंसी मेडिकल का होगा, या फिर पंचकर्म का होगा, या फिर कॉस्मेटोलॉजी, या फिर ये छोड़ के समझ लीजिए कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी किसी को कुछ करना होगा तो वो कर सकता है क्या। तो मेरा तो देखिए पहले से ही ओपिनियन है कि ये एग्ज़ाम का अगर एआईपीटी का प्रिपरेशन अगर आपको करना होगा तो सिंगल माइंडेड रह के ही कीजिए, बिकॉज ये बहुत वास्ट सिलेबस हो चुका है। सभी चीज़ों के ऊपर आप हाथ रख के नहीं चल सकते। जैसे मैंने बोला अभी कि बाकी कोर्सेज अगर करना भी होगा तो आप पीजी में जाके 3 साल जो आपको मिलते हैं वहाँ पे जाके कीजिए। अभी आप 1 साल जो आपको पूरा मिलता है, फिर 1-1.5 साल का जो आपको समय मिलता है वो पूरा इसी में लगाइए। अदरवाइज़ सब चीज़ों में आप यानी आपको हर जगह पे आपको फेल्योर मिलेगा, ऐसा है। क्योंकि आप जो भी कोर्सेज बाकी कर रहे हो वहाँ पे भी आपका ठीक से यानी जो सीख रहे हो उसमें भी ध्यान नहीं लगेगा, और इसमें तो बिल्कुल फिर आपका पढ़ाई हो ही नहीं पाएगा, ऐसा है। क्योंकि ऑलरेडी आपका इंटर्नशिप वर्किंग होता है थोड़ा, फिर कुछ कोर्सेज आप कर रहे हो, फिर ये प्रिपरेशन भी कर रहे हो, तो साथ में ये सब हो नहीं पाएगा, याद रखिए। तो मेरा तो पहले से ही इसमें है कि आप बिल्कुल भी कुछ ऐसे में ज्वाइन कीजिए। आप जो भी कर रहे हो पूरा फोकस यहीं पे रखिए, तो भी आपका यानी सिलेक्शन कुछ अच्छे रैंक से होगा और अच्छा सीट आपको मिलेगा, ऐसा है। तो ईएमएस वगैरह या फिर बाकी भी कोर्सेज कुछ करने होंगे, पंचकर्मा, कॉस्मेटोलॉजी, तो पीजी के 3 साल में कीजिए, वहाँ पे बहुत टाइम आपको मिलता है। तो ये सिंपल याद रखिए कि कुछ करना भी होगा आपको क्लिनिकली, तो बाद में 3 साल जो है वहाँ पे आप कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट एक ऐसा क्वेश्चन होता है जनरली आपके मन में रहेगा या फिर नहीं रहेगा, लेकिन मैं इसके ऊपर बोलता हूँ कि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि जो कंसिस्टेंट है फिर भी उनको रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं मिल रहे हैं, लेकिन वो यानी मिल रहे हैं लेकिन उतने अच्छे नहीं जितना पढ़े वो साल भर कर रहे हो उस हिसाब से, ऐसा। तो उसके पीछे क्या रीजंस होते हैं, यानी कंसिस्टेंट है फिर भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे। इसके पहले मैंने बोला था कि कंसिस्टेंसी ना होना
या फिर ओवर थिंकिंग करना, ये रीजंस हैं फेल्योर के। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं कि जो कंसिस्टेंट है फिर भी उनके रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो उसके पीछे क्या रीजंस होते हैं? तो पहला एक बेसिक रीज़न ऐसा होता है कि जो आपका आईक्यू होता है, यानी जो नेचुरली आपका जो ब्रेन का कैपेसिटी है, आपका पर्सनैलिटी जैसे है पढ़ाई में, वो तो उसके ऊपर आप जा नहीं सकते ऐसा है, ठीक है। तो पहला एक वो सबसे बड़ा कारण ऐसा है। दूसरा ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कंसिस्टेंट है लेकिन उनमें इंटेंसिटी उतना नहीं होता, यानी करना है वो कर रहा है लेकिन करना ही है ऐसा नहीं होता उनका, ठीक है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, आप जैसे से आप अगर समझो पढ़ाई स्टार्ट करोगे तो जो ऊपर के टॉपर्स क्लास में होते हैं, समझ लीजिए जो 25 रैंक जो टेस्ट में रहते हैं ऊपर के, तो उनका वो हमेशा इंटेंसिटी उतना होता है, जज्बा बोलते हैं ना कि कुछ भी करके मुझे करना ही है ऐसे। तो उस इंटेंसिटी से वो हमेशा पढ़ाई करते रहते हैं। और नीचे जो लोअर लेवल के बिनर लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं, जो लीडर बोर्ड में या किसी भी टेस्ट के रैंकिंग में देखेंगे तो मिडिल लेवल के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कंसिस्टेंट होते हैं, नहीं ऐसे नहीं है, लेकिन उसमें वो इंटेंसिटी लैकिंग होता है उनमें। तो ये दूसरा एक इम्पोर्टेंट कारण है। तीसरा, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक और कारण हो सकता है कि अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं यानी कंसिस्टेंट होने के बाद भी, कि आपका पढ़ाई का तरीका जो है वो थोड़ा सा कभी कभी यानी वे जो होता है पढ़ाई का आपका वो गलत होता है कभी। जैसा यानी एग्जांपल देके बोलता हूँ कि जनरली कैसे होता है कि स्टूडेंट पढ़ते बहुत है लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, या फिर समझ लीजिए टेस्ट सॉल्व कर लिया तो लेकिन उसका एनालिसिस नहीं करेंगे कि कहाँ पे गलती हो रहा है, वो समझ नहीं पाएंगे। एक बार टेस्ट सॉल्व कर लिया फिर बात खत्म, नेक्स्ट टेस्ट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसे बहुत सारे सजेशंस हम ग्रुप पे करते रहते हैं, क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप पे, कि आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए, फिर इतने टेस्ट सॉल्व करो, इतने क्वेश्चन सॉल्व करो, या फिर लेक्चर्स सुनो। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे सजेशंस होते हैं, वो आपको फॉलो करना चाहिए। अदरवाइज़ फिर क्या होता है, आप पढ़ते हो लेकिन आपको उतने रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलते। तो ये भी एक कारण है कि आपका अगर पढ़ाई का स्टडी का तरीका अगर गलत है तो भी आपको यानी कंसिस्टेंट होने के बाद उसके रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो एक दो तीन कारण जैसे मैंने बोले कि एक तो नेचुरली आपका उतना ब्रेन का कैपेसिटी है ही नहीं, तो फिर आप पढ़ने के बाद उतना एवरेज ही रहोगे। दूसरा है जैसे मैंने कारण बोला कि आप कंसिस्टेंट हो लेकिन आप में उतना इंटेंसिटी नहीं है। और तीसरा है कि जो पढ़ने का आपका तरीका अगर गलत है, जैसे आप टेस्ट सॉल्व नहीं कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो, या फिर टेस्ट का एनालिसिस नहीं कर रहे हो, लेक्चर सुन नहीं रहे हो, बस वो खाली नोट्स पढ़ रहे हो। तो ऐसे बहुत सारे रीजन से छोटे छोटे हैं जिसके कारण कभी कभी फेल्योर पढ़ने के बाद भी आता है। तो ऐसी ये जो पहले से इसको समझ लीजिए कि ये छोटे छोटे कारण भी आपको एलिमिनेट करने हैं, तभी आप सक्सेस की तरफ जा सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट एक ऐसा क्वेश्चन बोल सकते हैं या फिर एक टॉपिक ऐसे भी होता है कि कोई स्टूडेंट समझ लीजिए बिलो एवरेज है, या जिसका पढ़ाई में समझ लीजिए बिल्कुल इंटरेस्ट है नहीं, या फिर जिसने यूजी में यानी बीएमएस में कभी पढ़ा ही नहीं है, तो फिर वो ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है क्या, या फिर उसको अभी से प्रिपरेशन करने से कुछ फ़ायदा होगा कि नहीं ऐसे? तो देखिए, अगर यूजी का आपका कुछ पढ़ाई है नहीं, जैसे हमारे पास अगर आप देखोगे तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने फोर्थ ईयर से किया, किसी ने थर्ड ईयर से भी किया रहता है ऐसे। तो लेकिन अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो लेकिन आपका यूजी का कुछ बेस अच्छा नहीं है, फिर भी आप कर सकते हो। अगर आप मेहनती स्टूडेंट्स हो और समझ लीजिए, और आपका स्टडी का जो बैठक बोलते हैं या फिर स्टडी आवर्स जो होते हो अगर पहले से आपने ज़्यादा रखे, तो आप कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यही हो कि स्टडी आवर्स अच्छे हो और बार बार आप रिपीटेशन करो, रिवीजन करो, तो आप डेफिनेटली इस एग्ज़ाम में क्रैक करने के चांसेस अच्छे रहते हैं ऐसे। देन दूसरा ऐसा होता है कि समझ लीजिए कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको टाइम नहीं मिलता, या फिर समझो किसी का ऐसा है कि स्टडी में इंटरेस्ट है ही नहीं, या फिर बहुत जिसका मेमोरी बहुत पुअर है, तो फिर वो क्या करें? तो उनके लिए भी मैं कहूँगा कि समझ लीजिए कि किसी हर स्टूडेंट को तो गवर्नमेंट सीट मिलने वाला नहीं है, लेकिन कुछ स्टूडेंट समझो ऐसे ही होते हैं कि समझो जिनको प्राइवेट का सीट या फिर एडेड का या फिर डीम यूनिवर्सिटी का भी क्लिनिकल सीट भी मिला तो वो भी उनको बहुत सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो याद रखें कि सब्जेक्ट अच्छा मिलना बहुत ज़रूरी है रादर देन गवर्नमेंट सीट मिलने से। कि गवर्नमेंट सीट का वो एक्चुअली बस स्टाइपेंड के कारण वो फेमस है, अदरवाइज़ आप देखोगे तो कुछ सीट्स प्राइवेट के या फिर एडेड कॉलेज के, डीम यूनिवर्सिटी के, वो सीट इतने अच्छे हैं कि शायद आप में 3 साल में आप वहाँ पे ज़्यादा सीखते हो ऐसा है। तो याद रखिए कि अगर आपका रैंक समझो लोअर साइड पे है या फिर मिडिल लेवल पे है, तो आपको प्राइवेट के, एडेड के या फिर डीम यूनिवर्सिटी के भी काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं बाद में काउंसलिंग में, जिसके कारण आप 3 साल में अच्छा सीख सकते हो ऐसा। तो याद रही, पुअर स्टूडेंट है जो समझो जिनका अच्छा बेस नहीं है पहले से, वो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। समझो कुछ स्टूडेंट ऐसे ही है जिनको टाइम नहीं मिल रहा है, बस समझ लीजिए आरएमओशिप करके पढ़ाई करना है, या फिर समझो जिनका इंटरेस्ट ही कम है पढ़ाई में लेकिन बस देना है बस एग्ज़ाम, वो भी प्राइवेट, एडेड और डीम यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं तो एब्जॉर्ब हो सकते हैं, अच्छे सीट उनको भी मिल सकता है। जैसे मैंने लास्ट काउंसलिंग में देखा, ऑलमोस्ट 10,000 12,000 इतने लोअर रैंक तक भी कर्नाटक जैसे स्टेट में प्राइवेट में लोगों को मिला है, सर्जरी जैसा सीट ऐसा है।
तो याद रहे कि कुछ ऐसे यानी प्राइवेट कॉलेज इतने हो चुके कई कई बाकी स्टेट में, कर्नाटक महाराष्ट्र ऐसे कॉलेज स्टेट में, कि जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं तो सीट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि आप समझो बिलो एवरेज सीट स्टूडेंट हो, या फिर आपका पहले से कुछ अच्छा बेस नहीं है, तो भी आप यानी इस एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि इसमें यूपीएससी वाला वो पैटर्न नहीं है कि प्री मेंस और इंटर में समझो नहीं हुआ तो फिर से प्री मेंस करते बैठना है, ऐसा कुछ है नहीं। हर स्टूडेंट को कुछ ना कुछ तो सीट्स मिलने ही वाला है, बस वो अच्छा सीट मिले, क्लिनिकल सीट मिले, स्टाइपेंड सीट मिले, इसके लिए आपको मेहनत लेना ज़रूरी होता है। समझो नहीं भी लिया आपने मेहनत, थोड़ा आप पुअर स्टूडेंट हो, आपका इंटरेस्ट कम है, तो भी आपके लिए कुछ ना कुछ तो ऑप्शंस यहाँ पे हमेशा रहते हैं। इसके बाद एक नेक्स्ट मेन क्वेश्चन यहाँ पे बोल सकते हैं कि एआईबीटी प्रिपरेशन का ये सबसे मेन प्रॉब्लम है कि इतना सारा जो वास्ट सिलेबस है इसको कैसे कवर किया जाए। कि अगर आप देखोगे तो सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक्स है, लेकिन बृहत्त्रयी है जैसे चरक सुश्रुत आकबर तो है ही, देन लघुत्रयी जैसे शारंदर भाव प्रकाश माधवदान आता है, फिर ये छोड़ के बाकी भी संहिता आती है जैसे काश्यप है, रसरत समुच्चय, घेरंड संहिता, रसतरंगिनी, इवन चक्रदत्त जैसा जो एकदम रेयर ग्रंथ है वहाँ पे भी क्वेश्चन आते हैं, हारित है, भेल संहिता है, योग रत्नाकर है, हर जगह के क्वेश्चन आते रहते हैं ऐसा। और उतने ही सब्जेक्ट्स है फर्स्ट ईयर टू लास्ट ईयर के सभी सब्जेक्ट्स, फिर उतने ही प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, देन मॉडर्न का भी उतना टॉपिक है। तो इतने सारे सब्जेक्ट्स, इतने सारे संहिता को कैसे कवर किया जाए, या फिर इसमें इन्हें पढ़ाई का तरीका क्या है ऐसा। तो पहले याद है कि मैं जनरली ये पॉइंट हमेशा क्लास में बोलता हूँ कि आपको आपका जो कंपटीशन है, मेन कंपटीशन आपका याद रहे कि स्टूडेंट के साथ है, सिलेबस के साथ नहीं है। जितने भी टॉपर्स इन उनके अगर आप इंटरव्यू सुनेंगे तो काफ़ी सारे स्टूडेंट यही बोलेंगे कि मेरा सिलेबस बिल्कुल कवर नहीं हुआ था, फिर भी मेरी रैंक अच्छी आ गई। इसका कारण क्या है कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे कि पढ़ते समय वो धीरे धीरे ऐसे होते कि पढ़ने में उनका बाकी स्टूडेंट से वो बेहतर हो जाते हैं। तो याद है कि आपका जो कंपटीशन है, आपका कंपटीशन सिलेबस के साथ नहीं, क्योंकि आप कितना भी कर लो आपका सिलेबस कभी कवर नहीं होगा। तो आपको बस क्या करना है कि बाकी स्टूडेंट से थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है, ज़्यादा पेशेंस रखना है, ज़्यादा कंसिस्टेंट रह के पढ़ना है। तो ये अगर करोगे तो आपका डेफिनेटली रिजल्ट इंप्रूव हो जाता है, याद रखिए। तो ये इंपॉर्टेंट है कि बाकी स्टूडेंट के कंपैरिजन में आप थोड़ा सा पेशेंस रख के पढ़ो, थोड़ा ज़्यादा कंसिस्टेंट रहो, ज़्यादा हार्ड वर्क करो, ज़्यादा स्टडी के आवर्स रखो, तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट में आपके इम्प्रूवमेंट दिखेगा ऐसा है। और दूसरा है कि सिलेबस के बारे में, कि सिलेबस भले वास्ट है, लेकिन जैसे जैसे आपका पढ़ाई होता है फिर आपको समझ में आता है कि कौन से स्थान इंपॉर्टेंट है, फिर उसमें कौन से अध्याय इंपॉर्टेंट है, उन अध्यायों में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और धीरे धीरे समझ में आते हैं। जैसे चरक समझ लीजिए विमान स्थान है, विमान स्थान में 8 अध्याय, तो 8वां अध्याय ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने अपने धीरे धीरे समझ में आने लगता है ऐसा है। तो वो हर जगह के स्थान में से समझ लीजिए टॉपिक आपको समझ में आता है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वैसे हर सब्जेक्ट की भी है। तो आपका जैसे जैसे पढ़ाई होता है फिर आपको हाई यील्डिंग टॉपिक्स या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स समझ में आते हैं, और फिर वहाँ पे आप फोकस करते हो, और फिर धीरे धीरे आपका सिलेबस का लोड कम हो जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि हर जगह से आपको हर चीज़ें पढ़नी नहीं है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लो, हाई यील्डिंग टॉपिक्स पढ़ लो, तो आपकी सिलेबस कम हो जाती है और आपकी रैंक बन जाती है। और जो बहुत रेयर है, समझ लीजिए कि जो किसी को जैसे रिसर्च चार्ट है, समझ लीजिए संस्कृत है, द्रव्यगुण है, रसशास्त्र, कुछ टॉपिक ऐसे जिनको कुछ बाउंड्रीज है ही नहीं, तो वहाँ पे आप कितना भी पढ़ाई करो आप पूरा कवर नहीं कर पाओगे। और वहाँ से कुछ क्वेश्चन ऐसे ही आने वाले हैं कि जहाँ पे इन्हें समझो आ गया आपका आंसर तो बाई यानी लक आ रहा है, अदरवाइज पढ़ाई करके आने वाला ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा है। तो याद है कि ऐसे टॉपिक आपको पढ़ने हैं जो बहुत हाई यील्डिंग है और हर जगह का बेसिक आपको कवर करना है। इससे भी आप कम पढ़ाई करके या फिर कम समझो समय दे के भी आप अच्छा रैंक ला सकते हो। तो ये वहाँ से सिलेबस कवर करने का तरीका है कि आप बाकी स्टूडेंट से थोड़ा बेहतर परफॉर्म करो, बेहतर ज़्यादा कंसिस्टेंट रहो, ज़्यादा हार्ड वर्क करो। और दूसरा ऐसा है कि हर जगह के बेसिक्स पॉइंट कवर कर लो, आपकी रैंक वहाँ पे बन जाती है। इसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन स्टूडेंट का होता है कि सर डेली यानी कैसे पढ़ाई करना चाहिए, नहीं कि कौन से टॉपिक है इसको डेली पढ़ना ही चाहिए ऐसे। तो बेसिक तो ऐसा है कि द्रव्य और रस तो डेली आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये बहुत वास्ट भी है और उसको यानी वोलेटाइल बहुत सब्जेक्ट्स है। क्योंकि द्रव्य में आप देखो हर जगह के लैटिन नेम, फिर उनके इंग्लिश नेम, फैमिलीज़, देन केमिकल कंटेंट, देन पर्यायी नाम, बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो आप यानी ट्रिक्स भी बना गए तो कितने ट्रिक्स बनाओगे आप ऐसे। तो इसको डेली पढ़ना ही एक सोल्यूशन है, रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना ये इंपॉर्टेंट है। उस तरह रसशास्त्र भी है, रसशास्त्र भी आप देखोगे तो बहुत ऐसे इसमें हर जगह का शोधन है, फिर मारण है, देन सत्तापातन है, बहुत सारे द्रव्यों के यानी पर्याय है, उनके कल्प है। तो इतना सारा हो जाता है कि आपको डेली पढ़ने के सिवाय कोई ऑप्शन है रहता नहीं ऐसे। तो द्रव्य और रस ऐसे है कि समझ लीजिए डेली एक आधा घंटा भी द्रव्य और आधा घंटा रसशास्त्र पढ़ लिया, फिर समझिए 45 मिनट्स द्रव्य, 45 मिनट्स रसशास्त्र पढ़ लिया, तो एक काफ़ी अच्छा प्लानिंग आपका शुरुआत से हो सकता है ऐसा।
और ये छोड़ के बाकी ऐसे टॉपिक है समझ जो हम जो मेन नोट्स में हमने बनाए हैं, जैसे क्लास के MRI नोट्स हम स्टूडेंट बोलते हैं, मिक्स नोट्स, IMP नोट्स और रैंडम नोट्स। तो मिक्स नोट्स में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी बोलता है इसमें, बाकी स्टूडेंट जो पहले से क्लास में उनको तो पता है कि रैंडम नोट्स क्या है। कि रैंडम नोट्स में मैंने रैंडम नोट्स में हेडिंग में है कि रैंडम है, उसमें एक सीक्वेंस से कुछ है नहीं, बहुत रैंडम चीज़ें हैं। तो उसमें क्या है, प्रीवियस ईयर के पेपर मैंने खुद ही सॉल्व कर लिए, फिर उसमें जो मुझे लगता है कि वो टॉपिक मैंने ऐड कर दिया, इसलिए वो रैंडम नोट्स है। लेकिन इसमें आपको बहुत रेयर टॉपिक्स भी मिल जाएंगे। पारिक जैसे जो बुक है जो काफ़ी सारे स्टूडेंट सॉल्व करते हैं MCQ, वहाँ का आपका लोड काफ़ी कम हो जाएगा बिकॉज ये नोट्स पढ़ने के बाद। IMP नोट्स वो नोट्स है जिससे क्वेश्चन काफ़ी आते ही है, ऐसे टॉपिक है जिसमें इसमें कि जहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे इन्हें हमने कलेक्ट कर लिए हैं। और मिक्स नोट्स थोड़ा लेटेस्ट बनाए हैं हमने, जो मिक्स नोट्स ऐसे कि जहाँ पे समझ लीजिए कि जो लेटेस्ट ट्रेंड के क्वेश्चन है AIPT में, जैसे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट हो गया, या फिर समझ लीजिए भाव प्रकाश में हमने तक्र के ऊपर कुछ लिखा है, या फिर कस्तूरी के ऊपर लिखा है, केशर के ऊपर लिखा है, जो लेटेस्ट जो बायोमेडिकल वेस्ट है समझ लीजिए, तो उसके जो लेटेस्ट ट्रेंड में जो उनको लगता है कि ये टॉपिक यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो टॉपिक हमने बहुत सिंप्लीफाई वे में लिखा है। कभी कभी जैसे वेदनाथ अगर आप देखोगे तो मैंने इसमें लिखा है कि क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लिखा है, तो वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। तो मिक्स नोट्स पढ़ने में बहुत आसानी है, आप डेली पढ़ सकते हो और यहाँ से आपका पढ़ाई स्टार्ट भी कर सकते हो। तो ये एक MRI नोट्स और द्रव्य और रस, ये मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि आपको डेली पढ़ना चाहिए और क्लास के। और बाकी ऐसा है कि कौन से टॉपिक्स हैं हाई यील्डिंग है, यानी जो मेन बोलते हैं ना कोर पार्ट कौन सा है AIPT का, तो एक साथ में टॉपिक्स बोलता हूँ आपको जहाँ से आपको पढ़ाई यानी हमेशा यहाँ से इन टॉपिक को आप जल्दी कवर कर लो। और ये छोड़ के भी सिलेबस में बहुत सारा आने वाला है, लेकिन ये 7 टॉपिक्स आप हमेशा याद रखो। एक है चरक है, दूसरा सुश्रुत, देन वाग्भट, वाग्भट में भी अष्टांग हृदय सूत्र स्थान ज़्यादा आता है, बाकी भी स्थान है लेकिन आप वाग्भट बस याद रखो, अष्टांग हृदय ऐसे, अष्टांग संग्रह नहीं है, अष्टांग हृदय। देन शारंगधर, देन काश्यप, ये 5 संहिता होगी, चरक सुश्रुत वाग्भट शारंगधर काश्यप। देन रस और द्रव्य, रस द्रव्य और काश्यप संहिता भी मैंने बोला, चरक सुश्रुत वाग्भट शारंगधर काश्यप 5 संहिता और रस और द्रव्य, ऐसे 7 जो टॉपिक्स हैं ये याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट, ये कोर पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं। फिर ये छोड़ के बाकी भी रहेगा, मॉडर्न रहेगा, फिर आयुष, GK, जनरल नॉलेज रहेगा, रिसर्च स्टार्ट रहेगा, संस्कृत रहेगा और रहेगा ही। लेकिन ये यहाँ से अगर आपने अच्छा पढ़ाई कर लिया तो ऑलमोस्ट 280 270 मार्क्स तक का भी आपका बेस अच्छा बन जाता है, याद रखिए। तो ये एक 7 टॉपिक्स मैंने जो बोले यहाँ पे पहले से फोकस रखिए, यहाँ से आपका एक बेसिक अच्छा स्कोर यहाँ से ही आपको मिल जाएगा। इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक बोल सकते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है लेकिन मैं एक चीज़ आपको पहले से ही बोल देता हूँ कि ये आपके साथ होने वाला है ऐसे करके। ये फर्स्ट ईयर टू लास्ट ईयर, ऑलमोस्ट फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर अभी पुराने पैटर्न से, और नए पैटर्न के हिसाब से अगर देखा जाए तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इसके बाद आपका इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही आप इंटर्नशिप में आते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे कि बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें थोड़ी देखने को मिलती है जो आपने कभी की नहीं होती, छोटी जैसे ब्लड कलेक्शन से लेकर ऑलमोस्ट समझो इंट्राकैथ यूज़ करना, या फिर राइल्स ट्यूब यूज़ करना, इंट्यूबेट करना, फिर कुछ छोटे मोटे ऑपरेशंस भी करना, जैसे ट्यूबेक्टोमी हो, नॉर्मल डिलीवरी करना, बहुत सी चीज़ें आपको यानी एक प्रैक्टिकली देखने को मिलती है, फिर करने को भी मिलती है ऐसा। तो इससे क्या होता है कि हमारा इंटरेस्ट बहुत डेवलप हो जाता है इन चीज़ों में। और फिर हमें ये जो पढ़ाई हम कर रहे हैं, जो चरक है, सुश्रुत है, वाग्भट है, ये सब हमें बोरिंग लगता है ऐसे उस टाइम पे। तो ये याद है कि आप कितना भी प्रैक्टिकल सीख लो, जैसे समझ लिया आपने कुछ सर्जरी का कुछ सीख लिया है, फिर गायने का सीख लिया, तो आप अगर उसको कंटिन्यू नहीं कर रहे हो आपके फर्दर लाइफ में, अगर समझो किसी को नॉर्मल डिलीवरी का थोड़ा 2-3 डिलीवरी का एक्सपोजर मिल भी गया, लेकिन समझो अगर MS डिग्री उसके पास है नहीं और फिर वो अगर कंटिन्यू नहीं कर रहा है वो सब चीज़ें, तो वो 2-3 डिलीवरी करके कुछ फ़ायदा नहीं है ऐसा है। तो याद है कि जितना आपका क्लिनिकल इंटरेस्ट है ना इंटर्नशिप में, वो थोड़ा लिमिटेड रखने का, क्योंकि अगर उसमें अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप करते हो क्लिनिकल चीज़ों में, तो ये सब जो प्रिपरेशन है जो AIPT का पीछे हो जाता है, और फिर आपको डिज़ायर्ड सब्जेक्ट कभी नहीं मिलेगा। बहुत से स्टूडेंट ये छोटी सी बात समझ नहीं पाते कि क्लिनिकल ठीक है, क्लिनिकल सीखना सीखना तो है ही, लेकिन उन चीज़ों का समय अभी नहीं है। आगे अभी मेन समय आपका है कि एक अच्छे सब्जेक्ट में आपको जाना है, अच्छे सब्जेक्ट में एंट्री लेना है, फिर उसमें आगे क्लिनिकली खुद को डेवलप करना है, और उसमें फिर आगे जाके आप उसको उस चीज़ को मोनेटाइज कर सकते हो। देखिए कि पैसा कमाने का एक तरीका होता है, और तरीका तभी आता है जब आपके पास एक लीगल समझो डिग्री भी है और आपके पास स्किल्स भी है। आप बस एक थोड़ा सा 2-3 समझ महीने का एक्सपोजर लेके कुछ फ़ायदा नहीं होता है ऐसा है।
तो ये इंपॉर्टेंट याद रखें कि क्लिनिकल आपका इंटरेस्ट रहेगा किसी चीज़ में तो भी उसको इंटर्नशिप के टाइम में थोड़ा लिमिटेड रखिए और पूरा फोकस आपकी पढ़ाई पे रखिए। एक अच्छा सब्जेक्ट यहाँ पे पीजी में पहले निकालिए और फिर उसमें ज़्यादा यानी क्लिनिकली खुद को डेवलप कीजिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मुझे पहले से बोल के रखना है कि आपका इंटर्नशिप जब स्टार्ट होगा तो भी इस पढ़ाई को भूलना नहीं है। ये फोकस हमेशा आपको याद रखना है कि इस साल हम किसके लिए AIPT प्रिपरेशन के लिए दे रहे हैं। इसके बाद हमारे यानी क्लास का पैटर्न क्या रहेगा ऐसे। तो सिंपली देखिए कि इतना सारा सिलेबस है और ये सब रिकॉर्डेड लेक्चर से आप कभी पढ़ नहीं पाओगे कि बस आपको रिकॉर्डेड लेक्चर दिया है और आपको बोला कि ये सब लेक्चर अटेंड करो और ये नोट्स पढ़ लो, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। तो टेस्ट के थ्रू ही पढ़ाई होता है और टेस्ट ही हम हमारा मेन ये रहता है कि टेक्निक है कि टेस्ट के कारण आपका पढ़ाई होता है और टेस्ट हम रेगुलरली रखेंगे तभी आपका पढ़ाई होगा। तो टेस्ट का पैटर्न हमारा क्या है कि एक समझ लीजिए कि हफ्ते का या फिर समझ लीजिए एक 8-10 दिन के पीछे का आपको एक सिलेबस दिया जाएगा। तो सिलेबस में बहुत सारे कंबाइंड टॉपिक्स रहेंगे, थोड़ा चरक रहेगा, थोड़ा सुश्रुत रहेगा। शुरू में तो थोड़ा कम रहेगा टॉपिक, लेकिन धीरे धीरे वो टॉपिक्स बढ़ जाते हैं और उस टॉपिक को आपको प्रिपेयर करना है, उसके लेक्चर्स सुनने हैं। कभी लेक्चर्स नहीं रहेंगे समझो किसी चीज़ के तो उसके नोट्स पढ़ने हैं, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है। तो हर जगह के लेक्चर्स भी देना बहुत मुश्किल है, लेकिन काफ़ी सारे लेक्चर्स ऑलरेडी हमने दिए हैं। तो कुछ टॉपिक ऐसे भी है जैसे समझ लो पारी के नोट्स है तो आप वहाँ पे हमने क्वेश्चंस बना के दिए तो क्वेश्चंस और समझ लीजिए पारी के नोट्स पढ़ लिए और उससे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो भी आपको टॉपिक समझ में आता है ऐसा। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स आपको लेक्चर से पढ़ने हैं, कुछ नोट से पढ़ने हैं, कुछ उससे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन तो हर जगह के ऑलमोस्ट अवेलेबल है। तो आप ऐसे करोगे तो आपका वो पढ़ाई हफ्ते का या समझ लीजिए 8-10 दिन में पढ़ाई कवर हो जाता है। फिर उसका जो टेस्ट हम रखते हैं वो टेस्ट हम 3 दिन रखते हैं अपने एप्लीकेशन के ऊपर। तो 3 दिन में आप कभी भी दे सकते हो। समझो आज 1 फरवरी को अगर टेस्ट रखा है तो 1 तारीख को आप दे सकते हो, 2 तारीख को दे सकते हो या फिर 3 तारीख को दे सकते हो और उसके बाद वो टेस्ट वहाँ से डिसअपियर हो जाएगा। फिर 3 दिन में आप जितने लोग देंगे उनकी रैंकिंग आपको चौथे दिन समझ में आएगी। इतने लोगों ने टेस्ट दे दिया, फिर वो आपके मार्क्स क्या थे और आपकी रैंक क्या थी। और वो टेस्ट के यानी आप देख भी सकते हो बाद में टेस्ट के अगर आपने दिया होगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके गलत हो गए और कौन से सही थे ऐसे। तो ये एक सिंपल पैटर्न है कि आपका जो भी पढ़ाई होगा वो टेस्ट के थ्रू ही होगा और ये टेस्ट ऑलमोस्ट लास्ट तक चलते रहते हैं। जैसे शुरू में अगर समझ आज हमने टेस्ट का पैटर्न शुरू कर लिया तो लास्ट मोमेंट तक ये टेस्ट चलते रहेंगे, ऑलमोस्ट लास्ट फाइनल एग्ज़ाम तक ऐसा है। तो कहीं भी रुकेंगे नहीं ऐसा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि क्लास का पैटर्न इस तरीके से रहेगा। और ये दूसरा ऐसा होता है कि धीरे धीरे हम लोग सरप्राइज टेस्ट भी स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि 8-10 दिन का एक बड़ा टॉपिक आपको दिया है, इसे हाथ सिलेबस रख दिया है मेजर टेस्ट का, तो बीच में सरप्राइज टेस्ट भी रखते हैं जो आपको नहीं हमेशा मोटिवेटेड रखता है कि डेली टारगेट्स भी आपको मिलते रहते हैं ऐसा है। तो वो आगे स्टार्ट करेंगे। शुरू में थोड़ा कम सिलेबस रहता है तो उसमें सरप्राइज सरप्राइज टेस्ट उसमें देखिए मतलब नहीं है। तो टेस्ट सरप्राइज टेस्ट भी बाद में शुरू हो जाते हैं बीच में और वो लास्ट तक ऑलमोस्ट फाइनल एग्जाम तक चलते रहते हैं ऐसा। तो ऑलमोस्ट मैंने सभी टॉपिक्स इस लेक्चर में कवर कर लिए जो मुझे लगता है कि यही सब क्वेश्चंस आपके मन में रहेंगे। इसके सिवाय भी कुछ रहेगा तो मुझे व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हो, लेकिन एक थोड़ा सा मुझे रिक्वेस्ट यही पहले लेक्चर में करना है कि आपको जो भी कुछ मुझे पूछना होगा तो 11 AM से लेकर 3 PM के बीच में पूछिए, वो व्हाट्सएप या फिर कॉल के थ्रू। क्योंकि बहुत यानी इतने सारे स्टूडेंट्स का समझ लीजिए कॉल के थ्रू रिप्लाई करना उनको या फिर समझो व्हाट्सएप के रिप्लाई करना और किसी भी टाइम पे करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर अभी ये दिखे मैं जो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात के यानी मिडनाइट के 3 बजे है, तो इतना लेट यहाँ से भी आगे मुझे काम करना है। तो रात के 5 बजे 6 बजे तक काम करके सुबह फिर एक 3-4 घंटे का नींद मिलता है। ऑनलाइन क्लास में बहुत हेक्टिक रहता है क्योंकि कोई भी स्टूडेंट कभी भी कॉल करता है, कभी भी मैसेज करता है और वो एक्सपेक्ट करता है कि तुरंत रिप्लाई आ जाए। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है याद रखिए। इसलिए 11 AM to 3 PM आप हमेशा याद रखिए ये टाइमिंग में आप कॉल मैसेज करते रहिए। और कभी ये समझो उसमें मोस्टली क्या होता है अगर आपका एप्लीकेशन कहीं बंद हो गया है, कहीं भी समझो रुक गया है, तो आप कर सकते हो ये टाइम छोड़ के भी। लेकिन मेन जो होता है कि कोई डाउट होगा या फिर समझिए कभी पेमेंट भी करना होगा किसी का, तो ये इसी टाइम पे कीजिए कि इस टाइम पे मैं हमेशा वही टाइम निकाल के रखता हूँ स्टूडेंट को रिप्लाई करने का ऐसा। तो 11 AM to 3 PM इसके लिए रखिए कि वो यही टाइम में थोड़ा सा अवेलेबल रहता है। अदरवाइज़ बाकी भी काम बहुत रहते हैं क्लास के, लेक्चर रिकॉर्ड करना रहता है, टेस्ट बनाने रहते हैं, फिर नोट्स बनाने रहते हैं, फिर बाकी भी जो हमारे टीम मेंबर्स हैं उनके थोड़ा कोऑर्डिनेट करना रहता है। थोड़ा सा पहले से रिक्वेस्ट है मेरा कि 11 से लेकर 3 PM का टाइमिंग याद रखें कि जहाँ पे आपको कॉल या फिर मैसेज करना हो तो इसी टाइम पे आप करते रहिए ऐसा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मैंने कवर कर लिया। इसके अलावा कुछ रहेगा तो आप मुझे मैसेज या फिर कॉल से थ्रू पूछ सकते हैं ऐसा।